उसका आदेश केवल भैया स्टार्ट किया जाए। आ रहा हूँ 5 मिनट। रघु जी, रामकृष्ण अग्रवाल जी, सभी को मैं देख पा रहा हूँ। विजय रस्तोगी जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अर्चना मैडम ने भी ज्वाइन कर लिया है। संजय कपूर जी, रवि सिंह जी, हल्द्वानी ब्रांच से सेक्रेटरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। विनोद कुमार गुप्ता जी, चलिए आप शुरू कीजिए सर। बहुत बहुत बधाई। भैया हल्द्वानी वाले सेक्रेटरी को कर दीजिए। एक मिनट। पंकज कब्दल। पंकज जी हैं। पंकज ज्योति के नाम से आ रहा है। नहीं, पंकज सेक्रेटरी हल्द्वानी। हाँ, मैं देख रहा हूँ। सेक्रेटरी हल्द्वानी लिखा हुआ आ रहा है बस। ठीक है सर, हो गया। डॉक्टर अमित अग्रवाल जी भी आ चुके हैं। अरुण जी, अब आप अपना ऑफिशियली चालू कर दीजिए। ठीक है अमित जी। चलिए। नमस्कार, मैं श्री अमित कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन वाराणसी ब्रांच, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अक्सर आपस में बातें करते हैं कि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ नए एवेन्यूज हमें मिले जिसमें हम और प्रैक्टिस अपने आगे बढ़ा सकें। हमारा टॉपिक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर सीएस इन द फील्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी, जिसमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं दिल्ली के सीए मनीष कुमार गुप्ता जी, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करना चाहूँगा इस वेबिनार को एक्चुअली 5 ब्रांचेस के द्वारा ज्वाइंटली हेल्ड किया जा रहा है। वाराणसी ब्रांच, प्रयागराज ब्रांच, पटना ब्रांच, हल्द्वानी ब्रांच और गोरखपुर ब्रांच। मैं इन सभी ब्रांचेस के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। स्वागत और अभिनंदन है आपका। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे सबसे सूत्रधार इन वेबिनार्स के, हमारे भैया विनय मित्तल भैया, और जिनकी विनय मित्तल भैया और नितिन भैया, जिनकी वजह से हम ये वेबिनार्स कर पा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप इसी तरीके से हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रहें, जिससे कि हम सभी ऐसे वेबिनार्स आयोजित करते रहें। सर, इस कड़ी में मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा प्रयागराज की ब्रांच चेयरपर्सन श्री दिव्या चंद्रा मैम को, कि वो आएँ और अपना स्वागत भाषण दें। दिव्या मैम। Thank you, Arunji. A very warm welcome to all the dignitaries, all the managing committee members, and all the participants of this webinar, which is being jointly hosted by Varanasi, Prayagraj, Gorakhpur, Patna, and Haldwani branch of CIRC of ICI. The topic for today's session is professional opportunity for a chartered accountant in the field of insolvency. So this is a new field and has a lot of scope. And I'm sure with this webinar, we'll be able to explore it more. I would also like to welcome CA Vinay Mittal ji, who is the backbone of this webinar, who is handling all the technical part, CA Mukesh Singh Kushwaha sir, and all the committee members. I would also like to welcome our keynote speaker for today, CA Manish Gupta ji, who is also an insolvency professional and a TV debate analyst. And I also heartily welcome all the participants and request them to make this webinar an interactive one. They can post their questions and comments in the chat box on the right-hand side of the screen. And as all of us are going through a tough time, but this is the time in which we can enhance our more professional skills. And I think these webinars will provide us a good platform for making a value addition in our knowledge. And I'm sure all of us will make a full utilization of this time. So welcome you all and thank you. अब मैं बुलाना चाहूँगा पटना ब्रांच के चेयरमैन सीए प्रवीण कुमार सिंह जी को, कि वो आएँ और अपना वेलकम एड्रेस दें। प्रवीण सर। Very good afternoon, all of you. First of all, I'd like to welcome all our Vinay Mittal sir for
being the backbone of all these webinars. And welcome Mukesh Kushwaha sir. Along with him, I welcome all the committee members of all the branches who are present here. And I welcome the members who are attending this webinar. And last but not the least, I would like to welcome our eminent speaker, Manish Kumar Gupta ji. Friends, this is a time to explore ourselves. और उसी कड़ी में ये एक्सप्लोर करना कि what is the professional opportunities for chartered accountants in the field of insolvency is a very good opportunity for all of us to gain knowledge in this field. Friends, last year I was attending the international conference which was held in Mumbai. They also very much focus was given on this topic. All the speakers from all over the world were present there and they were discussing a lot on this topic. And then I came to know that there is a very vast scope for all of us in this area. काम के साथ साथ सर रेम्युनरेटिव भी बहुत है, इसमें इतना पैसा है, इतना रेम्युनरेटिव है और बहुत कम लोग अभी इसमें इन्वॉल्व हैं. उस लेजर से भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छा फील्ड है. और जैसे ये टॉपिक सेक्शन हुआ था मुझे बहुत खुशी हुई थी बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन गेट एनी नॉलेज हाउ वी कैन बी द हाउ वी कैन टेक द अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी. सो फ्रेंड्स, मेरी नजर से ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस. And we all have with us the very eminent speaker, Mr. Manish Gupta ji. Again, like to welcome you, sir. And I hope members will gain a lot from this. Thank you. I again welcome you all. Take full advantage of this webinar. Thank you. थैंक यू सर. अब मैं गोरखपुर ब्रांच के चेयरमैन सी अरुण गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए अपना वेलकम एड्रेस दें. विनय मित्तल सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर. लास्ट वेबिनार सर काफी सफल रहा जो बैंक ऑडिट में था और सभी मेंबर्स ने काफी एक्टिवली सर पार्टिसिपेट किया इसमें. और आज का वेबिनार भी सर काफी इम्पोर्टेंट है, नया टॉपिक है और उम्मीद है कि मनीष जी के मार्गदर्शन में हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा. धन्यवाद सर. थैंक यू सर. अब मैं हल्द्वानी ब्रांच के ब्रांच चेयरमैन से कैलाश चंद जी को से आग्रह करूंगा कि वो आए अपना वेलकम एड्रेस दें. कैलाश चंद जी. हेलो. हाँ भैया बोलिए. बोलिए भैया. हल्द्वानी ब्रांच की तरफ से वेबिनार में उपस्थित सभी मेंबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. और आज का सेमिनार जो कि मनीष गुप्ता जी के द्वारा दिया जाने वाला है, जिसमें विषय है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही रेम्युनरेटिव है. और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहेगा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अब मैं वाराणसी ब्रांच के इमीडिएट पास चेयरमैन सी रवि सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और वाराणसी ब्रांच की तरफ से वेलकम एड्रेस. धन्यवाद अमित. आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए. सबसे पहले मैं आज के स्पीकर मनीष कुमार गुप्ता जी का स्वागत करना चाहूँगा इस वेबिनार में. और इस वेबिनार की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी विनय भैया का भी स्वागत है. पांच सेंट्रल काउंसिल मेंबर मुकेश कुशवाहा जी हैं और पार्टिसिपेटिंग पांचों ब्रांच के चेयरमैन का उनका भी स्वागत है. जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका स्वागत है. मैं अरुण गुप्ता जी ने अभी बोला कि 5 का ही हम लोगों को परमिशन मिल पाई. बाबा भोलेनाथ के 5 ही मुख हैं, पंचमुखी बाबा जी को बोलते हैं, तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिला है. और मुकेश जी से मैं 2-3 पॉइंट कहना चाहूँगा अपनी पर्सनल तरफ से कि उस आज के वेबिनार में थोड़ा इसको कंसीडर करेंगे. फाइनेंस मिनिस्टर ने जो घोषणा की थी कि जो लिमिट है डिफॉल्ट की 1 करोड़ से 1 लाख से 1 करोड़ की गई है एमएसएमई को कंसीडर करते हुए. लेकिन क्या जो छोटे डिफॉल्ट वाले हैं 1 करोड़ से नीचे वाले, वो एमएसएमई में नहीं आएंगे? क्या उनके साथ अनजस्टिस नहीं होगा? इस पे भी देखेंगे. दूसरी चीज की जो डिफॉल्ट है कोविड के कारण हुआ है या बिफोर कोविड जो डिफॉल्ट हो चुके हैं साल भर पहले, 1-2 साल पहले, उन पे क्या होगा? या क्या इस पे पब्लिक रीट पे जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि आप एमएसएमई को कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं और जिसका 10 लाख 20 लाख 25 लाख का डिफॉल्ट है और बड़ी कंपनी है, तो उसको इनजस्टिस हो रहा है. तो इसके लिए बाकी सभी लोगों को आज के वेबिनार में स्वागत है. धन्यवाद.
थैंक यू रवि भैया। अब मैं अपने वाराणसी ब्रांच सेक्रेटरी सी रघु जी से आग्रह करूंगा कि हमारे वक्ता मनीष कुमार गुप्ता जी, सी मनीष कुमार गुप्ता जी के बारे में उनकी ब्रीफ प्रोफाइल थोड़ी सी बताएं सभी को। रघु जी। धन्यवाद अमित जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे की स्पीकर सीए मनीष कुमार गुप्ता जी हैं, जो दिल्ली बेस्ड हैं। वैसे इन्होंने अपना ग्रेजुएशन आगरा से किया है, जैसा कि मुझे प्रोफाइल मिला उसके हिसाब से। और मनीष जी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो है ही, जो कि आज का टॉपिक है, जिसपे वो आज हम लोगों को हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। मनीष जी हमारे NIRC ऑफ ICAI के को-ऑप्टेड मेंबर हैं कैरियर काउंसलिंग कमेटी के, और साथ में आप टीवी स्पीकर हैं, जो इंसॉल्वेंसी पे तो बोलते ही हैं। उसके अलावा इन्होंने 300 से ज़्यादा डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, वो भी 30 से ज़्यादा टीवी चैनल्स पे ये आ चुके हैं। और मनीष जी एक फाइनेंस जर्नलिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं। इन्होंने 25 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, न्यूज़ मैगजीन्स, इन सब में इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं और इनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये कुछ मैगजीन्स के एडिटर भी हैं, कहीं पे मैनेजिंग एडिटर हैं, कहीं पे चीफ एडिटर हैं, कहीं एसोसिएट एडिटर के रूप में भी जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है हमारे आज के की स्पीकर। और ही इज एन एजुकेशनिस्ट, हिस्टोरियन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कस्टम हाउस प्रोफेशनल, और बिजनेस वैल्यूएशन और आर्बिट्रेशन पे भी इनकी अच्छी पकड़ है। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ये सब के भी काम देखते हैं। और मनीष कुमार गुप्ता जी का हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि सर आए और अपना डेलिब्रेशन स्टार्ट करें। ये बहुत ही ब्रीफ था, शॉर्ट था, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा कि अमित जी। धन्यवाद। थैंक यू रघु जी। अब मैं अपने मुख्य वक्ता से मनीष कुमार गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना डेलिब्रेशन स्टार्ट करें। सर ओवर टू यू। थैंक यू अमित जी। मुकेश भाई साहब मेरे सीनियर, जब से दिल्ली आए हैं तब से बड़े भाई विनय जी को मैं सुन रहा हूँ, काफी उनकी तारीफें लगातार हम उनके ढेर सारे अपडेट्स व्हाट्सएप पे देखते ही रहते हैं। और बाकी बहुत सारे डिग्निटरीज हैं, चेयरमैन हैं, पास्ट चेयरमैन है, सेक्रेटरीज और अदर ऑफिस बियरर्स। मैनी थैंक्स टू एवरीवन। तो अब सीधे सीधे टॉपिक की बात करते हैं, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन IBC 2016 यानी इंसॉल्वेंसी कोर्स। तो सर दो बातें पहले समझ लेते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट अपडेट 1, जैसा कि अभी रवि सिंह जी ने कहा था कि 2 अपडेट्स हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वो अपडेट पहले समझ लें जिन लोगों को ना पता हो। जो इंसॉल्वेंसी को ट्रिगर करने की लिमिट थी 1 लाख से 1 करोड़ ऑलरेडी कर दी गई है, यानी एक काफी बड़ा स्कोप यहां घट गया है। दूसरी बात, जो सेक्शन 7 है चार्जिंग सेक्शन फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 9 है चार्जिंग सेक्शन फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड सेक्शन 10 फॉर कंपनी सेल्फ अगर इंसॉल्वेंसी में जाती है, ये तीनों सेक्शन को 6 महीने के लिए मिनिमम सस्पेंड कर दिया है और अगले 6 महीने की भी इन्होंने एडवांस में परमिशन ले रखी है। यानी अगर सरकार को ठीक लगा तो ये 6 महीने की जगह 1 साल हो सकता है। रवि जी मैं ठीक पहुंच रहा हूं आपके जो कंसर्न्स हैं? अब 1 लाख से 1 करोड़ करने का जो इंटेंशन था सरकार का ये था कि कैसे भी हम उन छोटी कंपनीज को, बेसिकली एसएमईज को इंसॉल्वेंसी के चंगुल में जाने से रोकें, क्योंकि ज्यादातर ये हो रहा है कि ये जो एक्ट है वो रियल एस्टेट कंपनी को काफी हिट कर रहा है और उनमें काफी कंपनियां लगातार लिक्विडेशन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह कंसर्न आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे रिसोर्स क्रिएशन की जगह
रिसोर्स ड्रेन आउट होने लगे, इसको बचाने का एफर्ट था 1 लाख से 1 करोड़ करना। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था, उस दूसरी बात करते पहले उसका, दोनों के साइड इफेक्ट एक जैसे हैं। ऐसे ही जब लगा कि कहीं कोविड-19 की वजह से ढेर सारी कंपनियां अगर इंसॉल्वेंसी में चली गई तो बहुत रिसोर्सेज खराब होंगे, डेट खराब होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और विपक्ष अटैक करेगा, वो अलग बात है। उसको रोकने के लिए इन्होंने सेक्शन 7, 9, 10 को 6 महीने और मे बी फॉर 1 ईयर सस्पेंड कर दिया। लेकिन ऐसा करते में 2 बातें सच में ध्यान नहीं हो पाई। क्या? एक बात कि जो डिफॉल्ट कर रहा है, क्या उसका इस पेंडेमिक की वजह से डिफॉल्ट हो रहा है या पहले से डिफॉल्ट है? अगर कोई हैबिचुअल डिफॉल्ट है, कंपनी में कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, कोई रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं है और डिफॉल्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराना है, ऐसे केसेस के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं लगातार कई चैनल्स पर यह बोलता आया हूं कि ये सरकार बहुत क्विक है, हर डिसीजन फास्ट लेती है। अगर हम नोटबंदी से देखें कि सुबह दिन में ट्विटर पे कोई एक नेता ट्वीट करता था कि ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई अथॉरिटी, कोई डिपार्टमेंट की, हमारे इंस्टीट्यूट से कोई ट्वीट जाता था, शाम तक उस पर जेटली जी की कृपा से नोटिफिकेशन आ जाता था, सर्कुलर आ जाता था। तो ये सरकार इतनी फास्ट है, ये तेजी से काम करने में यकीन रख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यही एक गड़बड़ हुई कि इन दोनों एक्शंस में सरकार जल्दी तो दिखा गई, लेकिन सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया कि हमें इनको कैसे डील करना है। संभवतः कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस बात का ख्याल नहीं होगा कि आप 1 लाख से 1 करोड़ कर देंगे या 6 महीने के लिए सेक्शन सस्पेंड कर देंगे तो आज एसएमई के पास अपना पैसा रिकवरी का टूल ही नहीं बचेगा। वो कैसे रिकवरी करेंगे? आज हम सोचते हैं कि वो कंपनी बर्बाद ना हो, लेकिन हम ये भी सोचें कि आज एसएमई के अगर किसी के पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, वो अपना पैसा कैसे मांगेगा? अगर आप याद करें तो सेक्शन 433 और 434 होते थे 19 कंपनीज एक्ट 1956 में, जिसमें ये था इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू बाइंड अप द कंपनी। अगर कंपनी को बाइंड अप करना होता था, कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं दे पा रही है, तो सेक्शन का एक रास्ता कंपनीज एक्ट में अवेलेबल था जो अब नए कंपनीज एक्ट में नहीं है। तो संभवतः ये मैटर ऑलरेडी काफी हीट अप है। मैं रवि जी की जानकारी के लिए बता दूं, हमने और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंसॉल्वेंसी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ ये मैसेज सरकार तक भेज दिया गया है और संभवतः सरकार जल्दी ही इस पर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन लेके आएगी कि कब तक के लोगों को लेना है, उसके बाद का नहीं लेना। अगर हम इन दोनों का आज का रिजल्ट देखें तो कहीं ना कहीं आज से इन अमेंडमेंट से पहले के और आज में स्कोप में फर्क है, लेकिन ये एक बहुत टेम्परेरी फेज है, 6 महीने 1 साल का। आने वाले समय में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, लेवल ऑफ मनी अर्निंग विल बी एनॉर्मस, ह्यूज। इसके अलावा इसमें जो आपकी रेपुटेशन है, आपको जो फील आता है, इट इज वेरी गुड। तो साथियों, हम ये मानते हैं कि इन पे कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा, और नहीं तो 6 महीने, 8 महीने, साल में ये परिस्थिति बदल जाएगी। तब के एंगल से सोचते हुए अगर हम अभी से तैयारी करें और अपने आप को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की भूमिका में ले आए, डेफिनेटली एग्जाम पास करके, पढ़ाई करके, तो हम समझते हैं कि नया स्कोप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लिए डेवलप कर लेंगे। जी, मेरा एक निवेदन और है सब लोगों से कि हम सब लोगों के, मैं इस डिबेट को एक लेक्चर ना बना के डिस्कशन रखना चाहता हूं, डिबेट टॉपिक रखना चाहता हूं कि जैसे आपके पास मन में कोई क्वेश्चन आए, आप इमीडिएटली चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जिसका रिजल्ट ये होगा, मैं पढ़ के तुरंत उसको ले लूंगा और हम हाथ के हाथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आईपी का कोर्स करने के बाद जो प्रोफेशनल, अच्छा, इसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी 2 तरीके से बनती है। एक तो वो आपको इंसॉल्वेंसी का जो कोर्स है आईबीबीआई के द्वारा वो पास करने की जरूरत है, या आप बिना पास करे हुए भी कुछ नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि पहले हम वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जिनमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स आपने कर लिया है। तो साथियों, सबसे पहला तो आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप किसी कंपनी के आईआरपी
या आरपी अपॉइंट हो। वो कैसे होगा? पिटिशनर्स या क्लाइंट आपको रिकमेंड करेंगे कि हमें फला व्यक्ति से इतने पैसे लेने हैं और हम इसके लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे आईआरपी बन जाएं, उसके लिए हमें कंसेंट दीजिए। तो हम लोगों को अनलाइक द नॉर्मल सीए प्रैक्टिस के जहां हम फीस मांगते हैं काम होने के बाद, एज ए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको सबसे पहले एडवांस मांगना है कि भैया मैं साइनिंग अमाउंट दे दूं। तो साइनिंग अमाउंट लेके उसके बाद जैसे ही वो केस एडमिट हो जाता है आप कंपनी के आईआरपी बन जाते। ये सबसे फॉरमोस्ट और पहली प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। अब आईआरपी बनने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, चैट बॉक्स में डालें, अन्यथा मैं 30 सेकंड वेट करने के बाद दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगा। देखिए, आमतौर पर एक आईआरपी 30 दिन के लिए अपॉइंट होता है, ऐसा हम लोग इंसॉल्वेंसी के कानून में पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद पहली सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में उसको रीअपॉइंट करके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देते। कई बार फाइनेंस क्रेडिटर्स को ऐसा लगता है कि ये आईआरपी ठीक नहीं है या हमें हमारे को दूसरा बेटर आईआरपी चाहिए, आरपी चाहिए, तो वो वोटिंग के द्वारा पहले आईआरपी को हटाकर नया आरपी भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब मेरे पास नवीन जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट व्हेन दिस इंसॉल्वेंसी कम इनटू फोर्स? देखिए, इंसॉल्वेंसी comes into force at the time of default. Insolvency come into force from the date of the order of the adjudicating authority, that is NCLT in our case at present. यानी जिस दिन, जैसे मेरे को किसी कंपनी से, पुरानी डेट की बात कर रहा हूं, 4 लाख रुपए लेने थे और मैंने उनके खिलाफ अपनी जो आपकी कंपनी है उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस वाली एरिया में जो भी एनसीएलटी पड़ती है उसमें मैंने पिटीशन फाइल करनी है। पिटीशन फाइल करने के बाद, हियरिंग होने के बाद, जैसे ही कोर्ट ये वर्डिक्ट देंगे ये कंपनी सीआईआरपी में आ गई है, उस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इट विल बी इफेक्टेड। तो जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर आता यूजुअली 1-2 दिन बाद, लेकिन ऑर्डर पे जो डेट पड़ी है वो डेट हमारे लिए रेलिवेंट डेट होगी। ठीक है जी। नवीन जी, अगर कोई इशू तो पूछ लीजिए। हाउ सीए बिलो 10 ईयर एक्सपीरियंस कुड बी अपॉइंटेड? देखिए, जो सीए 10 ईयर से कम का एक्सपीरियंस रखते हैं वो आरपी, आईआरपी और एआर ये सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स करना जरूरी है, जिसमें 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल हु कैन गेट वर्क फ्रॉम दिस एरिया विदाउट कंप्लीटिंग दिस आईपी कोर्स। ठीक है सर। तो इसके बारे में अशोक माहेश्वरी जी, इसके बारे में आई लेट यू नो। विवेक खेमका जी पूछते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर यंग सीएस, वी विल डिस्कस डेफिनेटली। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाउ ए सीए कैन बिकम आईआरपी प्रोफेशनल? देखिए, फॉर बिकमिंग आईआरपी प्रोफेशनल you need to enroll yourself with the IBBI and then you have to pass the exam of insolvency professional to be conducted by IBBI, Board of Insolvency and Bankruptcy of India. ठीक है? And then you have to get yourself enroll with one IP agency. हमारे इंस्टीट्यूट की जो एजेंसी है उसका नाम है IIIPI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो वहां आपको पहले 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद एग्जाम पास करना है और एग्जाम पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है। एक बात आप समझ लीजिए, हर ऐसे प्रोफेशनल को प्रैक्टिस में होना जरूरी है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं, दोज हु आर इन जॉब, they are not entitled to do the insolvency professional practice. For this practice they have to be in the professional practice of CA first. ठीक है?
ठीक है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज, यस, लिमिटेशन एक्ट सुपरसीडिंग एक्ट है, वो सब पर अप्लाई है। अगर आपको के साथ किसी को कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और अगर वहां बार ऑफ लिमिटेशन हो चुका है, यानी जहां 6 महीना वहां 6 महीना या 3 साल है, वो 3 साल अगर निकल गए हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो चुका है, तो वहां आप इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशन एक्ट विल प्रिवेल ओवर आईबीसी इन दिस केस, बिकॉज उन दोनों की एप्लीकेशन अलग है। लिमिटेशन एक्ट उनको अप्लाई करने ही नहीं देगा। ठीक है अरुण जी, अरुण कुमार गरोडिया जी, आई होप इट इज क्लियर। तो साथियों, आईआरपी और आरपी, अब आरपी बनने का मतलब है आप एक कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गए, मींस आप कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर वाली कैपेसिटी में आप काम करेंगे। शेयर होल्डर्स के राइट्स नहीं होंगे कुछ भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड रहेंगे, यू विल बी द बॉस। सारे काम आपको ही करने हैं, सारी लीगल कंप्लायंस आपको करनी है, बैलेंस शीट आपको साइन करनी है, मैन पावर आपको रखनी है, एडिशनल मैन पावर रखनी है, और कोई भी काम जो शेयर होल्डर या डायरेक्टर को करना है वो सब काम आप कर सकेंगे, डेफिनेटली विद इन दी परव्यू ऑफ आईबीसी 2016 ओनली। ठीक है सर। सो एनी क्वेश्चन अबाउट आईआरपी और आरपी, प्लीज टाइप। आफ्टर पासिंग IBBI exam for getting CP, there another exam assuming 10-year practice is there? No sir, 10 साल की प्रैक्टिस आपकी होनी ही चाहिए। यू मनोज झा जी पूछ रहे हैं कि 10 साल की प्रैक्टिस अलग से, आपकी 10 साल की प्रैक्टिस होगी तभी आपका एनरोलमेंट कोर्स के लिए होगा। जैसे ही आप कोर्स को एनरोलमेंट कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम पास करेंगे, मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। जैसे आपने सीए पास किया, अपना फॉर्म भरा, सीओपी लिया, आप शुरू कर दिया काम, ऐसे ही आपने पहले 10 साल की आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपने एग्जाम एनरोलमेंट IBBI में, फिर एग्जाम पास करना है, फिर आपको IIIPI में एनरोलमेंट करना है, उसके बाद आप इंसॉल्वेंसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरपी और आईआरपी में डिफरेंट ये है साहब, जिन लोगों ने इंसॉल्वेंसी कानून पढ़ा है वो समझते हैं कि किसी भी कंपनी में जब आप पहले अपॉइंट होते हैं तो आप इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं, यानी आपका जो अपॉइंटमेंट है वो टेम्परेरी है, कंफर्म्ड नहीं है, इट इज ओनली फॉर 30 डेज। जैसे ही ये 30 डेज कंप्लीट होते हैं, आईआरपी को एक मीटिंग बुलानी पड़ती है सीओसी की, यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की। ये मीटिंग में आपको या तो रीअपॉइंट करके आपको आईआरपी से आरपी बनाया जाएगा, यानी टेम्पोरेरी से परमानेंट स्टेटस में आना है। कई बार वो आपको हटा के किसी दूसरे को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट आरपी और आईआरपी का बेसिक फर्क है टेम्परेरी से परमानेंट। परमानेंट यानी 6 मंथ और टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ CIRP, यानी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के रहने तक वो आरपी रहेंगे। व्हाट टॉपिक ऑफ एरिया ऑफ स्टडी इन एग्जाम्स? देखिए सर, एग्जाम्स के लिए आज हम स्कोप पे बात कर रहे हैं, फिर बता देता हूं। एग्जाम के लिए सबसे पहले तो आपको इंसॉल्वेंसी लॉ, इंसॉल्वेंसी रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और कैपिटल मार्केट, इन सब की थोड़ी समझ होनी चाहिए, सिस्टम्स की, अकाउंटिंग की समझ होनी चाहिए, और लीगल एरिया से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीगल का मतलब ये नहीं कि आप LLB की तरह आपको ढेर सारे लॉ पढ़ने हैं, बट वो बहुत सारे लॉ जो आपकी अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में काम आते हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है ना, सरफेसी है, रिकवरी से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इस तरह के सेबी एक्ट है। ये सारे एक्ट जो हमने सीए में पहले या सीए के दौरान पढ़े होंगे, वो सारे एक्ट आपको पढ़ने हैं। उसके लिए एक बार आप सिलेबस चेक कर लेंगे तो आपको काफी सुविधा रहेगी। न्यूली क्वालिफाइड सीएस के लिए सीए सुधांशु जी अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले हम बात कर लें जो आईपी बन चुके हैं उनके लिए, ठीक है जी। तो आईपी और आईआरपीज के लिए हम ये डिस्कस कर चुके हैं, वो कंपनी के आरपी बन जाएंगे। जैसे ही आप कंपनी के आरपी बनते हैं, आपको कंपनी से ठीक ठाक फीस मिलती है। एवरेज लोग दिल्ली में, कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 3 लाख से 10 लाख रुपया महीना कम से कम फीस लोग ले रहे हैं। और
बड़ी फर्मों की अगर बात करें तो 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए प्रति माह की फीस भी वो लोग ले रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा रेम्यूनरेशन आपको मिल सकता है। लेकिन डेफिनेटली एक जिम्मेवारी भरा काम है। जब इतने पैसे मिल रहे हैं तो आपके सर पे जिम्मेवारी भी बड़ी होगी, पूरी कंपनी की जिम्मेवारी होगी, हर चीज की जिम्मेवारी होगी, जिस पर हम आने वाले टाइम में चर्चा करेंगे। देखिए, ट्रिपल IPI की जो सपोर्ट है उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे, ये हमारा भी टॉपिक नहीं है। आप ये मान के चलिए आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपका इंस्टीट्यूट से कनेक्शन बनाया गया है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको एक एजेंसी से कनेक्शन बनाया गया ताकि आपका कोऑर्डिनेशन इजी रहे, आपको डायरेक्ट अथॉरिटी से IBPI से डील ना करना पड़े। इसलिए आपके बीच में एक कुशन डाला गया है आपकी हेल्प के लिए। आपके जैसे रेगुलेटरी मैटर्स हैं, आपके जिसे कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से एथिक्स के मैटर हैं, उन सबको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ट्रिपल IPI हैंडल करेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट है AR, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, जब कोई IRP कंपनी का अपॉइंट होता है तो उनको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है, 2 न्यूज़पेपर में, एक हिंदी और एक इंग्लिश में देना पड़ता है। और उनको क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए 3-3 AR के नाम देने होते हैं। यहां AR से मतलब है ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो फाइनेंस क्रेडिटर्स के बिहाफ पर IRP से और RP से मीटिंग करेंगे। कौन लोग ये अपॉइंट हो सकते हैं? केवल और केवल IP, जिसने IP का एग्जाम पास कर लिया है और अपना एनरोलमेंट करा लिया है, वो ही ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी AR बन सकते हैं। अब देखिए, एक कंपनी में अगर 5 क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं या 4 क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं तो उन चारों के लिए एक AR अपॉइंट होगा। वो AR का काम सिर्फ ये है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह उन्हें बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है और पर मीटिंग के 20 से 25 हजार रुपया उन्हें मिल जाता है। मैं दिल्ली में ऐसे कई प्रोफेशनल्स को जानता हूं, वो सिर्फ AR वाला काम करते हैं और वो 10-12 कंपनीज में AR बने हुए हैं। उनकी महीने में 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग हो जाती हैं, 5 मीटिंग हो जाती है, उनके लाख सवा लाख इससे हो जाता है। बाकी पूरे महीने वो कहीं कुछ नहीं जाते, बाकी अपने नॉर्मल प्रोफेशनल काम करते रहते हैं। तो AR बनना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां आपको कम टाइम में एक रीजनेबल फीस मिल जाती है। आप सोचिए, अगर आपको 5 महीने में एक 5 आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, जहां आप 2-2 घंटे के लिए 5 बार गए और आपको 20-20 हजार रुपए मिल गए, तो 1 लाख रुपए मेरे हिसाब से उन 3-3 घंटे, 2-2 घंटे के टाइम के लिए 5 दिन के लिए इज ए वेरी गुड अमाउंट। तो ऐसे AR बनना is also business new professional opportunity for the insolvency professional in IBC। इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है, वो है लिक्विडेटर बनना। जैसे ही कंपनी ये लगता है कि कोई बिजनेस रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया या कंपनी अपने आप को रिवाइव करने की पोजीशन में नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के 6 महीने की पीरियड के दौरान बाद कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। जब ये कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो RP विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड एज लिक्विडेटर। ये वही है जैसा हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी एक्ट में पढ़ते रहे हैं, लगभग वैसा ही लिक्विडेटर आप बन जाते हैं। इसके लिए भी आपको IP होना आवश्यक है। हाँ, अगर जो क्रेडिटर्स हैं वो चाहें तो जो RP है उसको हटा के किसी और नए IP को भी लिक्विडेटर बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर लिक्विडेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डालें। CA सुशील उपाध्याय पूछते हैं, सर यू मीन 10 ईयर ऑफ COP इज मैंडेटरी और 10 ईयर ऑफ मेंबरशिप? सर 10 ईयर ऑफ मेंबरशिप इज मैंडेटरी, 10 ईयर ऑफ COP इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप जॉब में थे या कुछ टाइम जॉब में रहे, कुछ टाइम प्रैक्टिस में रहे, आपने लेकिन 10 ईयर कंप्लीट कर लिया,
तो ये माना जाएगा कि आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर आप एग्जाम देके पास कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम देके पास करने के बाद अगर आप एनरोलमेंट करने जाएंगे तब आपके पास सीओपी होना आवश्यक है। यानी पहले आपके पास सीओपी थी या नहीं थी डजंट अफेक्ट, बट एट प्रेजेंट you need to have the COP if you want to clear this exam. ठीक है? So sir, any question on liquidation, liquidator, IRP, RP, AR, मैं लिख देता हूं IRP, RP, AR और आपका लिक्विडेटर। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको IBC से आती है। अब देखिए देश में कितनी कंपनियां और कितनी अपॉर्चुनिटियां आई, एक प्रश्न है, लेकिन साथियों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कानून के 2 पार्ट हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 3, अलग चैप्टर भी हैं। अभी हमने चैप्टर 1 में कंपनीज को, LLPs को कवर किया है। चैप्टर 3 अभी नोटिफाई होना बाकी है। Chapter 3 means the application of insolvency and bankruptcy law on individual and firms. जैसे ही ये सेक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा, नोटिफाइड हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की एक्यूट शॉर्टेज पड़ने वाली होगी कि एक ही महीने में लाखों केस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के रहेंगे, इंडिविजुअल और फर्म्स के। तो आने वाले समय में इसे करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या पता 3 साल बाद आप में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी की प्रैक्टिस करें या सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी में सिर्फ इंडिविजुअल की ही प्रैक्टिस करें। तो इंडिविजुअल में भी जिस तरीके से IRP RP होगा, उसी तरीके से वहां भी बैंकरप्सी प्रोफेशनल होंगे और बैंकरप्सी ट्रस्टी भी बनेंगे, जो आपका AR बनता है उसी तरीके से। तो जितनी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज के लिए है, उससे कई गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल और प्रोफेशनल की बैंकरप्सी में निकल के आएगी। तो हमें अभी ये 6 महीने साल के जो अमेंडमेंट्स है इन पे ध्यान ना देते हुए इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी की तैयारी कर लेनी चाहिए। और वहां जो सेक्शन को ट्रिगर करने की जो लिमिट है सर, वो 1000 रुपए है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं ये अमाउंट बढ़ के 1 लाख तक जा सकता है, लेकिन फिर भी वो अमाउंट काफी कुछ होगा। इसलिए एक नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आप सुन लीजिए, अभी ये हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एप्लीकेबल है कि अब वो समय आ गया है कि हमारे क्लाइंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल ठीक हों। अगर हमारी बुक्स में कोई ऐसे लोन खड़े हैं जो हमें एक्चुअली नहीं चुकाने हैं, या ऐसे लोन हमें लेने हैं जो एक्चुअली नहीं लेने, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, तो ऐसी बुक्स को क्लियर कर लें। अन्यथा आने वाले समय में कौन आपको परेशान करेगा कोई नहीं जानता। आज इंडिविजुअल पर नहीं है, कल को इंडिविजुअल पर आएगा, ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरा कहना यह है कि कंपनीज में भी अपने अपने क्लाइंट की बैलेंस शीट को देखें, कहीं अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो उनको क्लियर कर लें। और इंडिविजुअल्स अपने क्लाइंट्स की भी बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दें। आपको बता दूं इंसॉल्वेंसी में, अभी मैं उसको आगे डिटेल में लूंगा, अभी हिंट करता हूं, एक नया पार्ट है इंसॉल्वेंसी लॉ में जिसका नाम है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को आप समझेंगे अगर आप GST नेटवर्क की बात करूं आप समझते हैं तो सरकार ने इस कानून में एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसमें हर व्यक्ति को, एवरीवन हु इज इनटू बिजनेस, he has to file his assets and liabilities to information utility. एट प्रेजेंट ये भी बैंक को जिम्मेवारी दी गई है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में डेटा भेजना शुरू कर दें। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक सिविल की तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि अप्रूव्ड बाई IBBI, एक ऐसी कंपनी है जिसमें सारे बैंकों ने मिलकर कंपनी बनाई है जिसका नाम है NESL,
नेशनल ई गवर्नेंस लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा। तो इसमें सबको अपना अपना डेटा भरना है। जैसे कोई क्लाइंट है मिस्टर एक्स लिमिटेड या मिस्टर XYZ, इनकी बैलेंस शीट, इनको कितना लेना है कितना देना है, इन्हें अपने लॉगिन क्रिएट करके इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में डाल देना है। और ये डेटा मैच होगा, आपने जिससे लेना है उसके अकाउंट में जाके हिट करेगा, या जिसको देना है उसके अकाउंट में जाके हिट करेगा और कंफर्मेशन मांगेगा। तो ये ओवर द इंटरनेट, ओवर द क्लाउड आपकी सारी बैलेंस कंफर्मेशन ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। अब ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये मैंडेटरी हो जाएगा। और कोर्ट भी कोई भी फाइनेंशियल केस तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तक कि आपका इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में डेटा सबमिट ना हुआ हो। यानी आपने अगर किसी से कुछ पैसे लेने हैं तो आपकी बैलेंस शीट में वो दिखने चाहिए, और वो बैलेंस शीट आपकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के सर्वर में दिखनी चाहिए, उसका स्टेटमेंट मिलेगा, तभी आपका लीगल केस फाइल होगा। तो ये एक बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी अपने क्लाइंट्स की बैलेंस शीट को, किताबों को ठीक कर लें। जो ऐसे लोग, इंडिविजुअल्स हैं जिनकी रिटर्न तो आप अच्छी फाइल करते हैं, वो बैलेंस शीट नहीं बनाते, चाहे वो प्रोफेशनल हैं या जॉब करते हैं, उन सबकी बैलेंस शीट भी बनानी है, ऐसा प्रण कर लेना है। ये एक बड़ी इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है जो इंसॉल्वेंसी कानून और इसके अंदर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी नेटवर्क नाम के संसाधन की वजह से आई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो डालें चैट बॉक्स में। कोई अगर किसी को पूछना है तो डायरेक्ट रेज हैंड करके पूछ भी सकते हैं। हल्द्वानी सेक्रेटरी साहब पूछते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन हाई कोर्ट अपॉइंट इन बिटवीन। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्या हाई कोर्ट अपॉइंट कर दे? आप एक बार उसको थोड़ा या तो बोल के क्लियर कीजिए। सीए कुणाल सचान पूछते, सर इट इज द नेम ऑफ द एग्जाम इज लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। कुणाल साहब बिल्कुल ठीक है आप। व्हाट अबाउट द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन? देखिए, वैल्यूएशन एग्जामिनेशन भी इंसॉल्वेंसी की ही तरह एक अलग कोर्स है। पूरे वैल्यूएशन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करके आईबीबीआई के बैनर तले डाल दिया गया है। आईबीबीआई इसको फुल्ली कंट्रोल कर दिया और उसकी 4-5 कैटेगरी बना दी है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का अलग, ज्वेलरी गोल्ड का अलग है ना, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एसेट्स का अलग। तो हम उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है फाइनेंशियल एसेट्स का कोर्स उसमें कर सकते हैं। इसमें 10 साल की जगह 5 साल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, तो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वैल्यूएशन करना भी, अगर 5 साल वाले अपने आप को यंग मानेंगे तो ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके अलावा एक फॉरेंसिक का भी कोर्स होता है, वो भी आप करके, हर कंपनी जो इंसॉल्वेंसी में जा रही है उसकी सब्जेक्ट टू जो फॉरेंसिक ऑडिट होती है और वैल्यूएशन होती है, तो ऐसे में फॉरेंसिक ऑडिट का भी बड़ा स्कोप रहता है। तो इस कानून के अंदर आप वैल्यूएशन का कोर्स करते हैं तो, या क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक का कोर्स करते हैं, इन दोनों में ही आपके लिए अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी जरूरत बनती है। एक बात और समझ लें, जहां आप इंसॉल्वेंसी का काम करते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनते हैं, आपको कहीं ना कहीं पूरा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहीं आप वैल्यूएशन का काम कर रहे हैं, कहीं आप फॉरेंसिक का काम कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक छोटे असाइनमेंट की तरह आता है। जो आपने असाइनमेंट किया, आपको फीस मिली और आप फ्री हो गए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में अगर कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनता है तो 2-3 कंपनी प्रोफेशनल बनने के बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा उसकी यूजुअली हैंडल नहीं कर पाते अगर आपके पास दूसरे आईआरपीएस पार्टनर और साथ में एसोसिएटेड नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये अलग अलग डायरेक्शंस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक ऐसा नेटवर्क बन जाएगा आने वाले टाइम में, जैसे हमने किसी को सामान बेचा या लोन दिया और आपने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उसका डेटा अपलोड कर दिया, उधर से उसने कंफर्म किया, तो यानी आपकी ट्रांजैक्शन लीगली कंफर्म हो गई। जैसे आज जीएसटी में है, मैंने सेल की, आपने परचेज की, तो हमारी जीएसटी के रिकॉर्ड में आ जाती है कि हमारी सेल परचेज हुई है। ऐसे ही अरुण कुमार गरुड़िया जी पूछते हैं कि क्या ये मैंडेटरी है इंफॉर्मेशन एवरीवन? देखिए सर, अभी ये मैंडेटरी नहीं है,
अभी तो सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी है कि ये इंफॉर्मेशन अपने अपने क्लाइंट्स की, और जिन लोगों ने लोन लिया है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को देना शुरू करें। आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे स्टेप बाय सबको मैंडेटरी हो जाएगी। जैसे आप समझिए, जैसे आपके किसी क्लाइंट ने 20 करोड़ की लिमिट ले रखी है, उस लिमिट में वो अपने स्टॉक भेजते हैं, डेटर्स की लिस्ट भेजते हैं, तो जैसे ही वो डेटर्स की लिस्ट भेजेंगे, उस लिस्ट से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में वो लिस्ट अगर सबमिट आपने की तो उन लोगों पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। मीनिंग क्लियर भाई, कि आप में से आपके जो क्लाइंट नकली डेटर दिखाकर अपने लिमिट को बनाए रखते थे, वो अब ट्रबल में आ जाएंगे। ठीक है जी। सीए विजय गुप्ता जी पूछते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मैकेनिज्म एट प्रेजेंट? ऑप्शनल। यस, देखिए ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड है। गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड मतलब आईबीबीआई से अप्रूव्ड यूटिलिटी है। ये एक कंपनी है NESL, जिसकी कैपिटल 100 करोड़ है और जिसमें लगभग सभी बड़े बैंक, CDSL, NSDL, LIC है ना, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सब 10-10% के पार्टनर हैं। तो आप समझिए एक तरीके से ये सरकारी सा स्ट्रक्चर है। एट प्रेजेंट ये ऑप्शनल है, पर धीरे धीरे ये मैंडेटरी होता जाएगा। आप समझिए ना, आप कहीं केस ही फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी को 5 लाख रुपए उधार दिए या किसी को 3 लाख का सामान बेचा, तो ये तो आपके इंटरेस्ट में है ना कि इसकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे देके मैं कंफर्म कर लूं। अगर कल को वो पैसे ना चुकाए तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि केस फाइल करने के टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में डाटा फाइल किया है उसकी कॉपी लेके आइए, और आपके पास वो कॉपी होगी नहीं। और देखिए, आप किसी को रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं और वो आपका इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं कर रहा है, तो आपको ये अलर्ट है कि भैया ये आदमी हमारा पुराना ही पेमेंट कंफर्म नहीं कर रहा है, हम इसको नया माल नहीं भेजेंगे। तो ये आपको टाइमली अलर्ट है, ये आपके लिए अच्छा है। मैं कहता हूं आपके हर क्लाइंट को, जो साफ सुथरा क्लाइंट है, जिसको आगे से पैसे लेने का मन है, उसको तो अपने आप ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में डेटा भरना शुरू कर देना चाहिए। तो खैर वापस आते हैं, IP, RP, AR, इसके बाद वैल्यूएशन, प्रोफेशनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, ये स्कोप बनते हैं। इसके बाद हम बातें हैं बाकी अन्य सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अकाउंटिंग के अलावा और क्या क्या स्कोप बनते हैं। तो साहब, सबसे पहले जैसे ही किसी कंपनी में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, वो उसको सारे फाइनेंस और अदरवाइज सारी कंपनी की जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंसल्टेंट्स को वो रिव्यू करते हैं, चेंज करते हैं, और कई एम्प्लॉइज को वो उनसे जिम्मेवारी लेकर नया CFO रखते हैं, है ना, नए फाइनेंस हेड, और जरूरी जगहों पर अपने फ्रेश बंदे रखते हैं, ताकि अब कंपनी में कोई गड़बड़ ना हो, और जो पुराने एम्प्लॉइज हैं वो कंपनी के पुराने पापों को छुपाने की कोशिश ना करें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इससे क्या होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसे भाई मैं किसी कंपनी में अपॉइंट किया और मैंने देखा CA विजय गुप्ता यंग है, स्मार्ट है, मैंने इनसे कहा कि सर आप हमारे यहाँ CFO की पोजीशन संभाल लो 6 महीने के लिए, हम आपको 2 लाख रुपए महीना देंगे। ये कहते ठीक है, मुझे सारे दिन तो रहना नहीं है, आधा दिन मैं देता रहूंगा, और मेरे को अगर ये 2-3 लाख रुपए महीना मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या वो कहते हैं कि इसके अलावा मेरे को बहुत सारे एम्प्लॉइज की जरूरत है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास यूजुअली होता क्या है, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में उसकी अकाउंटिंग ठीक नहीं होती, खराब होती है, और अकाउंटिंग पेंडिंग बहुत सारी होती है। तो मैं फिर विजय गुप्ता जी से कहता हूँ, अरे विजय गुप्ता जी, आप एक काम करिए कि मुझे ना अपनी एक टीम और भेज दीजिए, जो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मेरे को पुरानी सारी अकाउंटिंग ठीक करनी है, जितनी भी पुरानी रिटर्न फाइल होनी है वो सारी पेंडिंग काम करने हैं। तो ऐसा बहुत काम मिलता है। यानी जो आपके फ्रेंड प्रोफेशनल हैं, IP हैं, IP कंपनीज में इंसॉल्वेंसी में अपॉइंट हो रहे हैं, आप उनसे संपर्क रखिए, उन्हें बताइए कि हमारे पास अपनी प्रोफेशनल्स की टीम मौजूद है, आपकी अकाउंटिंग कर सकते हैं, SAP पे कर सकते हैं, टैली पे कर सकते हैं, आपकी साइट पर कर सकते हैं, हम अपनी साइट पर कर सकते हैं, आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है प्रोफेशनल्स की। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभालना, कंपनी को सुपरवाइज करना फाइनेंशियली और इन एनी अदर लीगल डोमेन, उसमें लीगल कंप्लायंस भी होती है। इसके अलावा
यंग प्रोफेशनल जो आईबीसी को पढ़ लेते हैं, उसकी कंप्लायंस समझ लेते हैं। देखिए अब जमाना इंटरनेट का है, ऑनलाइन का है, ऑनलाइन फॉर्म्स भरने का जमाना है। तो जो सीनियर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो आईआरपी आरपी बनके बड़ी कंपनियों में अपॉइंट हो गए हैं, उन्हें भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है। जैसे वो जैसे कोई अपने सेक्रेटरी हल्द्वानी साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं आपकी सारी कंप्लायंस मैं करता रहूंगा, आप सिर्फ जाके फ्रंट फुट पे काम करिए, सारे लोगों से मिलिए और अपने बड़े बड़े काम संभालिए। आपकी जितनी भी लीगल कंप्लायंस है, चाहे वो IIIPI के साथ है, चाहे वो IBBI के साथ है, चाहे वो NCLT के साथ है, या अपील फाइल करनी है NCLT में जाना है उसके पास है, या जिन कंपनी पर उस इंसॉल्वेंसी कंपनी का पैसा बनता है उनसे वसूल करने की बात है, ये सब कंप्लायंस का काम मैं करूंगा। इसके लिए आप मेरी फीस तय कर दो। तो वो चाहे तो अपनी फीस शेयर कर सकते हैं कि मुझे 4 लाख मिलते हैं, मैंने 1.5 लाख रुपए सेक्रेटरी साहब को दे दिए, या उन्होंने कंपनी से इसकी पेमेंट करा दी कि आप इसकी पेमेंट इनको ये फीस देंगे। तो ऐसे करके एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ये बनती है। इसके अलावा ऐसी कंपनीज जो इंसॉल्वेंसी में चली गई हैं, CIRP की प्रोसेस में चली गई हैं, और जिनके ढेर सारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिनके ढेर सारे क्रेडिटर्स हैं, या रियल एस्टेट कंपनियां जहां सैकड़ों और हजारों की तादाद में होम बायर्स हैं, तो ऐसे लोगों को जब अपना क्लेम फाइल करना होता है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की ये बड़ी जिम्मेवारी होती है कि ये क्लेम को वेरीफाई कराने हैं। ऐसे में वो अपने किसी मित्र को, मानो CA जय वर्मा को कहते हैं कि जय वर्मा जी आप एक काम करिए, ये जिम्मेवारी लीजिए, मेरे पास JP इंफ्राटेक का केस आ गया है और मुझे यहाँ कोई 12,000 होम बायर्स के क्लेम आ रहे हैं, ये क्लेम्स की मेल आप देखो, उनके प्रिंट निकालो, उनके क्लेम को, उनके इंटरेस्ट को वेरीफाई करो, और मुझे आप 400 रुपया पर क्लेम फीस मेरी दे देना। इसके अलावा मेरी हेल्पलाइन सर्विस रहेगी, उसकी फीस दे देना। तो ऐसे करके एक नई ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्लेम वेरिफिकेशन में बनती है। मैं दिल्ली में ऐसे 3-4 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को जानता हूं जो डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ क्लेम वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद ये चारों प्लेस ऐसे हैं जहां पर ढेर सारी रियल एस्टेट कंपनी है, सैकड़ों, लगभग 20 से 30 हजार फ्लैट अभी खड़े हैं, और 50,000 फ्लैट ऐसे हैं जो बिक गए हैं और बने नहीं है। तो आप समझिए कितनी अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके बाद आप अपने अपने शहरों में देखेंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटी सब जगह आपको दिखाई देगी। जैसे लखनऊ में भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी इस तरह की दिखती है, वाराणसी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस तरह की दिखती है। जी, CA मनोजा पूछते हैं, आर ऑल सच अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन अप्रूवल रेटिफिकेशन एट एनी स्टेज? देखिए सर, एक एक करके बात करते हैं। मैं वापस अपना पुराना निकालता हूं। IRP का जब अपॉइंटमेंट होता है तो वो कोर्ट करती है। कोर्ट का मतलब यहाँ NCLT से है। जो वो करती है उसको फिर कोई और अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट सिर्फ 1 महीने के लिए होता है। जब उसका अपॉइंटमेंट रीअपॉइंट होता है तो वो रीअपॉइंट एक मीटिंग के द्वारा उसको सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मिलकर करते हैं। वो एक बार अप्रूवल है, उसके बाद NCLT में सिर्फ फाइल करना होता है, NCLT की अप्रूवल नहीं लेनी होती, वहां तक फाइनल है। ठीक है, हाँ आपको चाहे तो वो हटा सकते हैं, अन्यथा इसके बाद आपको अगले 6 महीने तक या जो भी एक्सटेंडेड टाइम हो तब तक कोई दोबारा अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो वही फाइनल हो जाते हैं और वही NCLT में यानी कोर्ट में फाइल हो जाते हैं। बार बार इनमें कोई अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से लिक्विडेटर भी सेम IRP की तरह होते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन था, मैंने ये रिप्लाई कर दिया है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट है, वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट है, इनका अपॉइंटमेंट आपके प्रोफेशनल बंधु इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IRP और RP करते हैं। इसमें एक बार अपॉइंट होने के बाद दोबारा अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपको अगर क्लेम वेरिफिकेशन एजेंसी बनाया या आपको कंसल्टेंट बनाया या आपको CFO बनाया या आपको कोई और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एंगेज किया तो वो आपका और कंपनी का कंपनी के थ्रू IRP और RP ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें किसी और के अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये आप ध्यान रखें, जब भी आपका अपॉइंटमेंट होगा IRP इसकी अप्रूवल अपनी COC से यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर से ले ही लेंगे।
लेकिन आपका अपॉइंटमेंट तभी वैलिड होगा। लेकिन एक बार आप अपॉइंट हो गए तो फिर आप श्योर हैं, आपको बिना सीओसी के अप्रूवल के हटाया भी नहीं जा सकता। यानी जिसके अप्रूवल से आपका अपॉइंटमेंट होगा उसी के अप्रूवल से आपको हटाया जाएगा। आलोक शिवाजी क्या पूछते हैं, सर ए फ्यू डेज बैक ए कोर्स वाज लॉन्च्ड बाय आईसीआई व्हिच रिक्वायर्ड COP of 3 year as eligibility. Is it 3 years or 5 year? सर आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं, पहले उसका नाम तो लिखिए। मुझे लगता है ये कोई और कोर्स है। इंसॉल्वेंसी में 3 ईयर की एलिजिबिलिटी वाला कोई कोर्स नहीं है। ठीक है अशोक शिवाजी, आलोक शिवाजी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा बता दीजिए या लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम समझते हैं जो बड़ा एरिया है इंसॉल्वेंसी कानून में, इनके बाद वो है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने का। साथियों, हम में से कुछ लोग जानते होंगे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो सज्जन होते हैं, देखिए जैसे ही कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई, IRP कन्वर्ट होकर RP बन गया, उसके बाद उनकी जिम्मेवारी ये है कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दें और ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो उस कंपनी को चलाने का जिम्मा उठाएं और लायबिलिटी को क्लियर करें और कंपनी को टेक ओवर कर लें। आप समझ रहे हैं, यानी कंपनी को टेक ओवर करना, यही आईपी का, इंसॉल्वेंसी का सबसे बड़ा जॉब है। तो साथियों, यहां प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या बनती है? पहली अपॉर्चुनिटी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप रखते हैं तो जहां आपको लगता है कि आपके बजट में किसी कैसी कंपनी को टेक ओवर किया जा सकता है, किसी क्लाइंट के साथ या किसी अपने प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पर निगाह डालिए। आप अखबारों में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, जनसत्ता है, जिन अखबारों में ऐड आती हैं, या IBPI की वेबसाइट पर फॉलो करते रहिए कि ऐसे कौन कौन सी कंपनी है जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में चली गई हैं और उन्होंने रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का इनविटेशन मांगा है। वहां आप उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालिए और उनसे डेटा मांगिए और देखिए कैसे आप कम से कम कैपिटल में उस कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। देखिए, जब हम 25, 30, 35 के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, हमारा एक अलग माइंडसेट होता है। जैसे हम 40 प्लस के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं, हम कुछ और बड़े सेटलमेंट की तरफ भी ध्यान देने लगते हैं, क्लाइंट्स के बिजनेस को भी हम बहुत ज्यादा समझने लगते हैं। तो ऐसे में आप स्वयं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं या अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप इन बिजनेसेस को आप टेक ओवर करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको इसके लिए अलग से प्रोफेशनल सर्विस देंगे, इसका फीस अलग होगी, हम आपको ड्यू डिलिजेंस करेंगे, हम क्लाइंट्स के बुक्स, इन कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करेंगे, जज करेंगे और उसके बाद हम आपको एडवाइस करेंगे कि ये कंपनी लेनी है कि नहीं। और अगर वो कंपनी प्रेजेंटेशन देती है और ले पाते हैं तो ऐसे केसेस में आपको लाभ ये होता है कि आपको एक नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है। कल को आने वाले टाइम में आप ही उस कंपनी के ऑडिटर बन जाते हैं और ऑडिटर बनने से पहले आप उसमें अपनी एडवाइजरी ले लेते हैं। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, एक कंपनी जिसमें कोई भी आईपी अपॉइंट हुआ, कोई भी फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट हुआ, कोई भी वैल्यूअर अपॉइंट हुआ, आपका कोई संबंध नहीं, आप किसी को नहीं जानते, आपने अखबार में ऐड देखा, उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जो IRP है, उसका ईमेल आईडी, आपने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला और आपने इंफॉर्मेशन मांगी, आपके पास इंफॉर्मेशन आना शुरू और आपके हाथ में बैठे बिठाए अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई। मैं आपको कहता हूं, आज भी अगर आप इंसॉल्वेंसी की IBPI की साइट पे देखेंगे तो ऐसी 20 अपॉर्चुनिटी पड़ी हैं जहां 1, 2, 2, 5 करोड़ की कंपनियां इंसॉल्वेंट RA ढूंढ रही हैं और RA की एब्सेंस में वो इंसॉल्वेंसी की तरफ, लिक्विडेशन की तरफ जा रही हैं। अभी मौका है, आप ये कर सकते हैं। नए केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने केसेस हैं उनमें RA अभी अपॉइंट होने हैं बहुत सारे, तो ऐसे लोगों को भी आप ले सकते हो। जी, ठीक है आलोक शिवाजी, मेरे ख्याल आपका क्वेश्चन क्लियर है। वैल्यूएशन में 5 इयर्स है, अगर कोई चेंज हुआ हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, बट अभी तक तो 3 इयर्स का नहीं है, 5 इयर्स की एलिजिबिलिटी मांगी गई है। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है साथियों, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है क्या आपका? अरुण जी,
कुछ देर के लिए अनम्यूट कर दें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकता है, अन्यथा हम आगे अगले नए टॉपिक्स को लेंगे। मुझे लगता है कि इस पर कोई, हाँ सॉरी सर, जिन पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन अगर चैट बॉक्स से नहीं पूछना हो ना, तो वो हैंड रेज कर दें अपना यहाँ राइट हैंड साइड से, तो वो अनम्यूट करके उनसे ले लिया जाएगा क्वेश्चन। जी, अब देखिए, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होता है वो सेलेक्ट तो एक होगा, लेकिन उससे पहले बड़ा कंपटीशन होगा। तो आपकी पहली प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी तो इसीलिए बनती है कि जैसे आपने अपने क्लाइंट से कहा, देखो भाई ये 3 कंपनियों में आपको प्रोजेक्ट टेक ओवर करना है। जनरली ऐसे लोग इंटरेस्टेड होते हैं अपनी सिमिलर इंडस्ट्री में। जैसे आप समझे, आप जैसे रघु जी का कोई क्लाइंट है ना, वो रियल एस्टेट में डील करता है, वो अपने प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है या प्रोजेक्ट अपने बना के बेचते हैं। उनको अगर अपने आसपास या दूर कहीं कोई ऐसी कंपनी ठीक पैसों में मिल रही है कि मैं इतने पैसे लगा के ये कंपनी टेक ओवर कर सकता हूं और इसमें 20, 30, 40, 50, 60% मार्जिन कमा सकता हूं, तो क्यों ना कर लिया जाए। तो ऐसे केसेस को उठाना, उनको असेस करना, उनकी ड्यू डिलीजेंस करना, ये सारे काम आप करेंगे। बाद में उसकी डील हो या ना हो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के पीछे 4-4, 5-5 लोग लगे होते हैं। आपकी अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, आपने उनको ड्यू डिलीजेंस करके दिया, आपने उनकी एनालिसिस करके दी, आपने उनका बिजनेस प्लान बना के दिया, आपने उन्हें समझाया कि कैसे ये प्रोजेक्ट वायबल है या नॉट वायबल है, और आपने उसकी प्रोफेशनल फीस ले ली। ठीक है जी। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो और क्लियर होगा। तो ऐसे हम या तो आरए बने, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बने, या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के कंसल्टेंट बने। अगर आपके बनाए हुए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं, तो बाद में आपको इस कंपनी का ऑडिट, अकाउंटिंग या अदर प्रोफेशनल सर्विसेज की जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है जी। अब इसके अलावा मैं बात करता हूं पिटीशन फाइलिंग। साथियों, हम सब जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एनसीएलटी और एनसीएलईटी में प्रैक्टिस कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है। इसमें हमें वकील की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे को वो समझ है, कॉन्फिडेंस है, इफ वी हैव दैट नॉलेज, देन वी कैन डिलीवर सच पिटीशन फाइलिंग वर्क। ये एक वो एरिया है जहां लॉयर्स ने बहुत फॉलो किया कि ये एरिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और आईसीएमए के पास ना जाए, बट फॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो ऐसे अपने क्लाइंट्स के लिए या अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए या क्लाइंट्स को आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए पिटीशन फाइलिंग का काम लें। यानी अभी टाइम है, आप बैलेंस शीट देख रहे होंगे अपने क्लाइंट्स को ऑडिट करने के लिए, तो आप डेटर्स की लिस्ट निकालें और उसमें देखें कि भाई ऐसी कौन कौन सी पार्टी है जो हमारी करंट लिमिट के आधार पर पैसा नहीं चुका रही है, और इसको क्यों ना इंसॉल्वेंसी का नोटिस दे दिया जाए। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के केस में साहब इंसॉल्वेंसी का नोटिस भी देना होता है। लॉयर्स नोटिस देने के ही 10-10 हजार, 5-5 हजार, 15 हजार, 20 हजार तक कमा लेते हैं, और वो दिन भर में 5-4 नोटिस डाली देते हैं अलग अलग क्लाइंट से। तो यानी आपको अपने क्लाइंट को ये प्रोवोक करना है कि जो लोग पैसा नहीं चुका रहे हैं, है ना, जो लोग पैसा नहीं चुका रहे हैं, उन लोगों को नोटिस भेजे जाएं और उन्हें थ्रेट किया जाए कि हम आपका केस इंसॉल्वेंसी में डाल देंगे। ठीक है। एक और बात ध्यान रखने की है, जहां आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन एंट्रीज हैं और अगर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल सा बना भी है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट का अमाउंट और इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है, तो आप ध्यान रखिए आप पिटीशन फाइल नहीं कर पाएंगे। इंसॉल्वेंसी के सेक्शन 7 में ये लागू नहीं होगा। तो ऐसे में जितने भी लोन एंट्रीज आपकी बुक्स में खड़ी हैं, जो आपने लोगों को लोन दिए हैं, आप अपनी सेफ्टी के लिए
इन सब के फॉर्मल एग्रीमेंट बना लीजिए और उसमें इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर अवश्य करें। अगर आपने किसी को पर्सनल लोन दिया है जिसका कोई इंटरेस्ट आपने चार्ज करना नहीं सोचा है, then you will not be liable to file the case under section 7 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. I hope this is clear. में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कृपया पूछें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपना हाथ रेस कर दे ताकि फेस टू फेस हम उन्हें मनीष जी से रूबरू करा सके। यदि किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, मनीष जी बहुत खूबसूरती से अच्छा कन्वे कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी का टॉपिक। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है आप रेज हैंड कर दें ताकि मैं आपको अनम्यूट करके और आपका वीडियो ऑन करके फेस टू फेस आपका कर दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं इंसॉल्वेंसी, और आगे हॉट टॉपिक भी यही है इंसॉल्वेंसी का है। मिथिलेश झा जी का पहले भी हैंड आ रहा था, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मिथिलेश जी को। मिथिलेश जी प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लें। मिथिलेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, ज्यादा बेटर होगा प्लीज। या प्लीज। मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये मैं कोर्स कैसे कर सकता हूँ, अभी कहीं अवेलेबल है या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है कि बिल्कुल नहीं? आपके देखिए, आप इसके लिए IBBI की वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, है ना। और वो मैं देख रहा हूँ, उसमें लग रहा है कि 24 तारीख से कोई कोर्स था जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो अब कैसे करूँ? हाँ, तो अगला जो बैच स्टार्ट, आप एनरोलमेंट तो करिए पहले। ओके, पहले एनरोलमेंट IBBI में पहले एनरोलमेंट करिए, फिर आपको ओपन बैच मिल जाएगा जिसमें आप अपनी चॉइस की डेट, आप अपनी चॉइस की डेट और चॉइस का टाइम लेके चॉइस के सेंटर पे जैसे है ना एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आप अगर बनारस में है तो बनारस में, अगर लुधियाना में है तो लुधियाना, और आप बनारस में और दिल्ली आए हुए हैं तो दिल्ली में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आप चॉइस के सेंटर पे चॉइस की डेट और चॉइस का टाइम आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनीत शर्मा जी पूछते हैं हाउ विल द RP आस्क फॉर EOI फ्रॉम AR। सर मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा गलत तरीके से कह गए हैं। RP तो कंपनी का MD समझिए आप, है ना, और AR मतलब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो शेयर होल्डर्स सॉरी होम बायर्स का, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, उनके बिहाफ पे RP से मिलने जाता है। देखिए एक कंपनी में अगर सपोज मैं एक कंपनी का RP हूं, उसमें 2500 फ्लैट्स हैं, तो मैं 2500 लोगों से तो नहीं मिलूंगा ना। मैंने उनके लिए एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी AR अपॉइंट कर दिया। वो सारे लोग अपनी जो बात कहनी है वो AR को कहेंगे, AR अपनी बात हम मुझसे कहेगा, और हम लोग मीटिंग करेंगे। तो इंडिविजुअल सारे फ्लैट बायर मीटिंग करने नहीं आएंगे, मेरे पास मीटिंग करने सिर्फ और सिर्फ AR आएंगे। क्लियर है। अब आती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात। अब बात करते हैं कि जैसे यहां आप RA और AR से कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए RA है जो वो है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। RA मतलब वो व्यक्ति जो ये प्रपोज करता है कि इस इंसॉल्वेंसी में आई हुई कंपनी को मुझे टेक ओवर करना है। तो जो RA है, RA IRP के RP को मेल लिखेगा, उसका मेल ID पब्लिक अनाउंसमेंट में फॉर्म G में दिया होगा, उनको लिखेगा सर आई वांट टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट to become the resolution applicant of this company. Kindly send me the detailed structure information, selection criteria. ये सब मुझे भेज दो। आप ऐसे समझिए जैसे आपको कोई आपका फ्रेंड फोन करके बताए कि साहब एक पुरानी मर्सिडीज मिल रही है गोरखपुर में, 2 साल पुरानी मर्सिडीज है और आप अच्छे में खरीद सकते हो, उसमें कुछ लोन चल रहा है। तो आपको सीधे जाके बतानी है साहब मुझे मर्सिडीज का डिटेल दे दो, कितनी पुरानी मर्सिडीज है, कितने किलोमीटर चली है, इस पर कोई चालान तो नहीं है, कलर क्या है, कोई डेंट तो नहीं है, क्लेम फाइल्ड है कि नहीं है, टायर की पोजीशन क्या है, सारी इंफॉर्मेशन भेज दो। वो आपसे कहेंगे साहब आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन आप किसी से डिस्कस नहीं करोगे। तो ऐसा अगर वो डिक्लेरेशन दे देते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको भेज देते हैं। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करेंगे। अगर आप खुद RA बन रहे हैं तो आप एडवाइस करेंगे कि सर ये कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट करके मैं ये कंपनी टेक ओवर ले सकता हूं,
और ये आपकी बिजनेस डील है, आप उसका कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैटर, इट इज ए मैटर ऑफ कंपटीशन, कि जैसे आप जैसे 4 लोगों ने अपनी अपनी कोड दी कि हम सबने बिड डाल दी कि हमें ये कंपनी इतने पैसे में चाहिए, तो जो बेस्ट डील होगी वोटिंग के द्वारा वो डील आएगी। तो इसलिए आप जैसे आपको कार खरीदनी है या आपको सस्ते में खरीदनी है, आप उसका 1 लाख रुपए दाम भी लगा सकते हैं, 10 लाख भी लगा सकते हैं, 30 लाख भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मिलना ना मिलना आपके सामने वाले के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। सो विनीत शर्मा जी, आई होप आई हैव क्लियर दिस। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन? अन्यथा हम आगे पिटीशन फाइलिंग की बात कर रहे थे, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा मुझे, अरुण जी और विनय मित्तल जी। अब मैं बात करता हूं पिटीशन फाइलिंग में। जैसा कि हम बात कर रहे थे साथियों, दरअसल हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पिटीशन फाइल करना आता ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने नॉर्मल सीए की प्रैक्टिस में या सीए की आर्टिकलशिप में ये नहीं सीखा होता है। इसके लिए हमें अपने सीनियर्स जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इवन कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल है या लॉयर्स हैं, उनके साथ बैठकर ये पिटीशन फाइल करना और इससे रिलेटेड प्रोसीजर सीखने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज एनसीएलटी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 बातें समझ लीजिए, एनसीएलटी इज नॉट ओनली फॉर आईबीसी बट मेजरली इट इज फॉर द कंपनीज एक्ट। तो एनसीएलटी में डील करना तो हमें सीखना ही होगा, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चाहे आप इंसॉल्वेंसी पे काम करें या ना करें। और अगर आप एक बार इंसॉल्वेंसी में अपील फाइल करना सीख गए, आपको पिटीशन फाइल करना सीख गए, तो आपको फिर इंसॉल्वेंसी की पिटीशन भी फाइल करना आपके लिए आसान होगा। देखिए, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट पर विजिट पर फीस नहीं ले पाते हैं, जबकि लॉ ग्रेजुएट्स, लॉ प्रोफेशनल्स अपनी पर विजिट फीस ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी इस तरीके का माइंडसेट बनाना होगा कि फाइलिंग की ये फीस है, जितनी बार केस चलेगा तो मेरी विजिट की फीस इतनी रहेगी। तो ये आप इस एरिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ये समझिए कि अगर आज देश में एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 कंपनी है तो पिटीशन 300 फाइल होंगी, वो लगे या ना लगे आपको तो फीस मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है? तो पिटीशन का फाइलिंग करना एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। इसमें यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इक्वली रेम्यूनरेटिव फीस ले सकते हैं। जी, कुछ पूछ रहे थे आप? सर, एनी क्वेश्चन ऑन पिटीशन फाइलिंग? एनी क्वेश्चन ऑन आरए सर? क्वेश्चन, हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर ले और लिख के पूछ ले। सर ओपन भी रखिए अमित गुप्ता जी। हाँ ओपन सर, भी रखिए, लोग डायरेक्ट पूछने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ सर, बिल्कुल अब तो बिल्कुल, जैसे- हैंड रेज करके वो पूछ सकते हैं। हैंड रेज वो हाँ। करेंगे तो तुरंत उनको ओपन कर दिया जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे ही इंडिविजुअल और फर्म की इंसॉल्वेंसी एप्लीकेबल होगी, बैंकरप्सी एप्लीकेबल होगी, हमारे पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। और मुझे लगता है कि उस समय इंसॉल्वेंसी में शायद कोई और रिलैक्सेशन भी सरकार दे। तो ऐसे में हमें तैयार रहने की जरूरत है कि कैसे वो इस मामले को आगे समझते हुए आप लोग इंसॉल्वेंसी का कोर्स कर डालें, ताकि 2 साल 3 साल में, मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब इस पेंडेमिक के बाद अगले 1 साल और इंसॉल्वेंसी में इंडिविजुअल पर वो लागू करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमी पे और खराब प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा पड़ेगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से इलेक्शन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो मोदी जी चाहेंगे नहीं कि 2024 में वो करें। बट सिचुएशन अच्छी अगर हुई, 1-2 साल में काबू पा लिया, फाइनेंशियल्स ठीक हो गए, तो 2 साल में भी ये इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी आ सकती है। तो यहाँ भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो साथियों, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में और फर्म की इंसॉल्वेंसी के लिए इनकी किताबों का रखना बहुत जरूरी है, वरना आज के जो हमारे लेन देन है,
आज के जो हमने एडजस्टमेंट के लिए इधर इधर को देना, उधर से लेना, उसका दिया इसका लिया कर रखा है, बाद में लोग आपके क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करेंगे, ये आप समझ लें। इसलिए अपनी किताबों को ठीक करने का काम शुरू कर दें, ये भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो पुराना डाटा अगर हमारा कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो 3-4 साल पुराना है और हम आज उसको सही करना चाहते हैं, कुछ एडवांसेस हमने दिए हैं, हमने एग्रीमेंट करा है, ना ही उसका कोई फॉर्मल एविडेंस है हमारे पास, तो आज के दिन पे अगर हम उसे पुट ऑन करते हैं तो मेथोडोलॉजीज हमें क्या अपनानी पड़ेंगी? नहीं, आपने दिया है या आपको मिला है? हमने दिया है सर। क्या आपको वापस आने हैं? हाँ वापस आने हैं। आपको वापस लेने हैं? वापस लेने हैं ना आपको? अगर आपको वापस लेने हैं तो सबसे देखिए, अगर अब दो सिचुएशन है, 3 साल से पहले या 3 साल के बाद। अगर 3 साल निकल चुके हैं, आप कुछ मत करिए, चुपचाप से एक रजिस्टर्ड पोस्ट बना के उनको भेज दीजिए और उनको एक ईमेल कर दीजिए और उनसे कहिए साहब भैया हमारा पैसा हमने दिया है, बैलेंस कंफर्म कर दो, या वो बैलेंस शीट में दिखाते हो या कोई ऐसा एविडेंस आपके पास हो, तो वो जैसे ही कंफर्म कर देंगे, लिमिटेशन एक्ट दोबारा आपकी ईमेल की डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सावधानी रखते हुए आप उसको रेज कर दीजिए। ये तो रहा डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, सो दैट वो लिमिटेशन एक्ट का हवाला देखकर आपको पैसे चुकाने से मना ना कर सके। एक बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, अपनी किताबों में तो वो रखना ही रखना है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी खास वजह से आपने पैसे दिए किसी को, अब आपको उससे लेने नहीं है, तो ये आपकी अकाउंटिंग कॉल है कि उसको आप कैसे दिखाना चाहते हो। अब ये इनकम टैक्स के इश्यूज हैं, उसको कल को कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, तो आप कैसे दोगे वो आप देखो। तो ऐसे में दिखाना, देखिए आपने जहां दिया है तो दिखाना तो ठीक है, समस्या तो अब आती है जब आपको आया हुआ है और आप उसे दिखाए जा रहे हो। अब आप उसका क्या ट्रीटमेंट करने वाले हो, ये आपको केस टू केस समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या ट्रबल आएगी और कौन ट्रबल देगा नहीं पता। देखिए, जिन लोगों ने आपको लोन दिए हैं या जो भी आपकी चीज है, वो लोग अगर जब तक ठीक चल रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कल को वो इंसॉल्वेंसी में आ जाते हैं, देखिए जब तक आपका मित्र है तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो कंपनी जिसने आपको बुक्स में लोन दिया है, लोन का अमाउंट दिया है, अगर वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, तो वो सीधे सीधे आपको पिटीशन डालेगा कि भैया मेरा पैसा वापस करो, अन्यथा मैं आपकी इंसॉल्वेंसी में भेजता हूँ आपकी कंपनी को। तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एक बड़ी समस्या होगी। इससे बचने के लिए आप जो आपकी बुक्स में लोन आए हैं, एडवांसेस आए हैं, इनका ट्रीटमेंट सोच लें। आप पार्टी से बुला के सेटलमेंट का कोई लेटर बनवा लें कि भैया ये हमारा लेन देन खत्म हो गया, हम अपनी बुक से हटा रहे हैं, उसको कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं। वो एक अकाउंटिंग कॉल है, इसके लिए आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं, बट मेरे कहने का मतलब आप सभी लोग, मैं समझता हूँ, समझ गए हैं। जी थैंक यू, धन्यवाद सर। सीए विजय गुप्ता जी बताइए। Good afternoon, sir. Sir, I have little confusion in, sir, particularly in operational creditor notice. While we are using form 3 or 4, so when we have to use 3 and when we have to 4, and the second question is, there is a requirement to attach the bank statement. So suppose one company having 100 accounts, so how possible कि all 100 accounts statement we can attach, or what is the practical approach for this? देखिए, फॉर्म 3-4 दोनों ही भेजने होते हैं आपको। No sir, either 3 or 4. हाँ। So which one in which situation? Sir, title is heading is somewhere is when you are attaching invoice, and second is when you are demand notice / invoice. So in which situation we have to opt which form, 3 and 4? देखिए, फाइनेंस क्रेडिटर्स के केस में तो कोई आपको नोटिस भेजना ही नहीं होता। No sir, I am asking for operational creditor. हाँ, बता रहा हूँ उस पर। देखिए, जहां आप इनवॉइस अटैच कर रहे हैं, yes, तो वहां आप इनवॉइस अटैच करके फॉर्म 4 भेज दीजिए, अन्यथा आप फॉर्म 3 भेज दीजिए जहां आप नोटिस भेजते हैं। देखिए, आपके
आपका पुराना अकाउंट चल रहा है, कई पेमेंट आ रही है, कई पेमेंट जा रही है, आपका अकाउंट स्टेटमेंट बना हुआ है, एग्जैक्टली सर, दिस इज अ रनिंग तो अकाउंट। वहां आपको रनिंग अकाउंट है तो आपको डिमांड नोटिस भेजना है। Yes. बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं भेजना है। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ लिखी है? हमने तो कभी नहीं भेजा। नो सर, फॉर्म में अगर हम देखते हैं व्हाइल वी आर फाइलिंग पिटीशन, हाँ सो फॉर्म में स्पेसिफाइड है। हाँ। अगर हम फॉर्म 3 का फॉर्म 3 तो पैरा आपको 4 बैंक स्टेटमेंट अटैच करना है ना, आप ये पूछ रहे हैं ना। तो देखिए आपने पेमेंट, देखिए आपको किसी पार्टी से 1 करोड़ रुपया लेना है आज की डेट में, आप उसकी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो 1 करोड़ की कितनी ट्रांजेक्शन होंगी? 1 2 3 4 10 20 50 100 200 300, इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन तो नहीं होगी ना। ओके। आप और उसने आपको कुछ पेमेंट किए होंगे, तो Yes. जो आपने भेजे आप उनका अपना भेजिए। और No, no, आपने sir. अगर लोन दिया है, देखिए अगर आपने कभी लोन दिया है तो आप अपना स्टेटमेंट लगाएंगे कि मैंने सब इन डेट्स में लोन अमाउंट पे किया है। आपको रेलिवेंट पार्ट का ही बैंक स्टेटमेंट भेजना है, सारा बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजना है। यस सर। क्लियर है? अगर आपको ये नोटिस आया हुआ है, यस सर, अब जो बात आती है, आप जो बात कह रहे हैं वो ये है कि जैसे मेरे पास नोटिस आया कहीं से कि साहब मेरे क्लाइंट के पास कि ये कंपनी का पेमेंट आपने इतना नहीं किया है, या आपने लोन लिया, या इन्होंने इतना माल भेजा और आपने पेमेंट नहीं दिया। अब इसमें कई बातें हैं। आपने पेमेंट भेज दिया, उसने कंसीडर नहीं किया, वो किसी और के अकाउंट में डाल रखा है, तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट को हाईलाइट करते हुए सर्टिफाई करा के अटैच करेंगे कि देखिए साहब, आई हैव पेड दिस मनी ऑन दिस डेट and the certified copy of my bank statement attached wherein bank has certified that this amount has been credited in your account and henceforth your claim is baseless and inaccurate. Yes, वहां आपको there you have to attach the bank statement explaining that I have paid the money. Sometimes it happens कि आपने चेक भेज दिए और चेक उस पार्टी ने लगाई नहीं, या जानबूझ के नहीं लगाए, या खराब हो गए, खो गए, है ना, आउटडेटेड हो गए, है ना। many reasons, any तो reason can be happened. उसमें आप आपके पास डिफेंस लिमिटेड है, आप अपना एक स्टेटमेंट भेजेंगे कि साहब देखो हमने इन डेट्स पे ये चेक पे कर दिए, और चेक हमने जिसको दिए थे उसकी रिसीप्ट, अगर हमने कोरियर किए तो कोरियर की रसीद, रजिस्टर्ड पोस्ट की तो उसकी रसीद लगाई कि देखिए हमने इस डेट को इसको भेजी और इसकी ट्रैकिंग ये है, इस डेट पर ये पैसा डिलीवर हो गया है। तो ये भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है अपने क्लाइंट्स के लिए, जहां क्लाइंट के पास ऐसे नोटिस आते हैं कि भैया हमारे पास ये नोटिस आया, अब हम क्या करें, तो उनको हैंडल करना, उनको रिप्लाई करना, और रिप्लाई करते समय फीस भी ले लेना, ये हमें लर्न करना होगा। Sir, but actually my question is reverse. I have set the operation as a operational cater notice. 10 days they have didn't reply. We track the situation by acknowledgement. After 15 days they have received, everything is okay. But while we are filing the petition before NCLT, there is a requirement to attach a certificate from your bank. आपकी आवाज ड्रॉप हुई है विजय जी, दोबारा बोलिए। So sir, suppose my company is having 100 bank accounts. How can it possible I attach all the 100 bank accounts statement with the NCLT petition? देखिए ये टाइम बाइंग टैक्टिस है। आपने उसे नोटिस भेजा, उसने जवाब नहीं दिया। यस सर। वो ये कह रहा है कि आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए। नो सर, दिस इज द, जब हम इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रूल्स कि आपको बैंक से सर्टिफिकेट अटैच करना है और बैंक स्टेटमेंट अटैच करना है कि यू डिड नॉट रिसीव द अमाउंट फ्रॉम दैट डेटर। करेक्ट। तो आप हाँ, तो अब देखिए सर, द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज आई अप्रोच टू बैंक, बैंक इज नॉट रेडी टू गिव। सर हम कैसे सर्टिफाई कर सकते हैं आपको उससे पैसा मिला कि नहीं मिला? आई हैव सेकंड ऑप्शन, अटैच द बैंक स्टेटमेंट। Company is having 100 banks. How can it possible कि all 100 bank statement I can attach with the insolvency petition? विजय जी मुझे एक बात बताइए, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFO ऑफ द कंपनी, क्या आप अपनी कंपनी में 100 बैंक अकाउंट रखना चाहेंगे जिनमें आपने ट्रैक नहीं रखा हुआ? एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। यूजुअली क्या होता है, मैं ऐसे मेरे 2-3 क्लाइंट हैं जिनके पास कई सारे अकाउंट हैं। आप सोचिए जो
बैंक अकाउंट होते हैं वो हर एक पर्पसफुल होते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट बनाया तो उस प्रोजेक्ट पर सपोज 10 अकाउंट है, अगर इस कंपनी के पास 6 प्रोजेक्ट है, उन्होंने 60 अकाउंट खोल लिए, 70 अकाउंट खोल लिए, आपको एक ट्रैक तो रखना ही होता है ना कि हम इसकी कलेक्शन यहाँ डालेंगे, ये बैंक अकाउंट इस पर्पस के लिए। तो आप जब पिटीशन फाइल करेंगे तो मेंशन करेंगे कि हम इन कस्टमर से जो इस कैटेगरी के जिनको हम पॉलीपैक बेचते हैं उनके कलेक्शन हमारी इस अकाउंट में आती है और इस अकाउंट का स्टेटमेंट हमने अटैच कर दिया, इसमें हमारी कलेक्शन नहीं आई है। और अगर आप आदेश करेंगे तो हम बैंक को आपका ऑर्डर देंगे और वो मंगा देंगे। तो आप उसमें डिक्लेरेशन देंगे कि हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि एफिडेविट इज देयर सर, एफिडेविट देंगे कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं आया है। और फिर भी अगर कोर्ट चाहेगी तो कोर्ट हमसे बैंक को ऑर्डर करेगी कि हमें सर्टिफिकेट दें। ऑन द अदर एंड कोर्ट अपोजिट पार्टी से कहेगी ठीक है आप सर्टिफिकेट ला के दो कि हमारे पास से पैसा चला गया है, आप बताइए कौन सी बैंक से पैसा चला गया है आप, है ना। और एक और बात समझिए, एनसीएलटी कोर्ट बहुत फास्ट कोर्ट है, ये टाइम बाइंग होती नहीं है। जैसे ही वो डालेगा कि आप हमें भेजिए सारे बैंक स्टेटमेंट, तो कोर्ट कहेगी तुम क्यों नहीं भेज देते भाई स्टेटमेंट, आपको तो सिर्फ एक बैंक बताना है कि कौन सी बैंक से कितना पैसा कब गया है। यस सर। और कोर्ट बहुत झाड़ लगाती है क्लाइंट को, तो टाइम बाइंग चलता नहीं है। एक डेट चली जाएगी तो एक हफ्ते का फर्क पड़ेगा मुश्किल से, 7-7 दिन में डेट आती है। यस सर, तो वी हाँ, आर तो फेसिंग द सेम थिंग। हाँ, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको आसानी से हैंडल किया जाएगा जी। ओके ओके, थैंक्स सर, थैंक्स। हाँ ओके, मेरे क्वेश्चन आया हुआ है यूट्यूब पर। हाँ मैं जी, डेटर्स को नोटिस कैन बी सेंट ओनली बी कंपनीज आवर प्रोप्राइटरशिप आल्सो। सर डेटर्स को, हाँ यही है सर, डेटर्स को नोटिस कैन बी सेंट ओनली बाय द कंपनीज आवर प्रोप्राइटरशिप आल्सो। देखिए नोटिसेस टू डेटर्स मे बी सेंट बाय एनीवन टू द कंपनी, यानी जिसने पैसा लिया है, जिसने सामान खरीदा है वो कंपनी होनी चाहिए। उधार लेने वाला या परचेजर कंपनी होना चाहिए। सेलर चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, कुछ भी है, वो नोटिस भेज सकता है। इंडिविजुअल अगर सेलर है या जिसने लोन लिया है उसको आज की डेट में नोटिस नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, ये चैट बॉक्स में एक मैसेज है, सर डेटर्स को नोटिस कैन बी सेंट ओनली बाय कंपनी और प्रोप्राइटरशिप आल्सो। सर ये हो चुका, हाँ हो चुका। नोटिस सेंट बाय द एनीवन टू द कंपनी। कैलाश जी, हाँ कैलाश जी, चेयरमैन हल्द्वानी ब्रांच। हेलो कैलाश जी, कैलाश जी प्लीज पुट योर क्वेश्चन। सर मेरा कोई क्वेश्चन अभी तो नहीं है। आपने रेज हैंड कर रखा था ना सर, इसलिए ऊपर है। नहीं गलती प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। मनीष जी प्लीज कंटिन्यू जी। तो अब हम बात कर रहे थे लास्ट में लिक्विडेटर की। देखिए लिक्विडेटर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पैसे, यहाँ जो फीस है वो फिक्स नहीं होती, यहाँ आपको परसेंटेज टर्म्स में फीस मिलती है, 1%, 75 पैसे या 1.5%, और ये कोड में तय है। और मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस, आपको पैसा वसूलने के भी पैसे मिलेंगे और पैसा पे करने के भी पैसे मिलेंगे। मींस अगर सपोज आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जिसकी 50 करोड़ की नेटवर्थ है और वो कंपनी अगर लिक्विडेशन में गई तो आपको 50 करोड़ की एसेट्स को सेल करने पर, इसमें भी टाइम पीरियड और एक बड़ा चार्ट बना हुआ, आप चार्ट देखेंगे तो पता लगेगा किस टाइम पे कितना कमीशन मिलना है आपको। तो उतना प्रोफेशनल रेम्यूनरेशन सपोज 1% मिला तो आपको कलेक्शन पर 1% मिलेगा। उसके बाद किस किस क्रेडिटर को कितना कितना देना है, किस ऑर्डर में देना है, वो चार्ट बनाकर पे करने पर भी उतना ही पैसा और मिलेगा। तो आप समझिए लिक्विडेटर के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप समझ पाए मेरी बात को, है ना। तो इस तरह से हम ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज यहां क्रिएट करते हैं। अब मेरे हिसाब से अभी तक यही अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम आईबीसी में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर जैसे कोई आएगी तो मैं आपको और शेयर करूंगा। लेकिन क्या मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, क्या आप इन सारे ऑप्शंस को समझ गए हैं, स्पेशली आरए को, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, जहां आपको इन पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए लॉकडाउन चल रहा है सपोज, या अभी लॉकडाउन पार्टली खुल गया, आपका ऑरेंज जोन में है, आपके पास अभी टाइम है कि बहुत प्रेशर भी नहीं है काम का,
लोग आ जा नहीं रहे, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर नहीं है, वो नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में आप वेबसाइट्स पर सर्च करें, लोगों को रिक्वेस्ट डाल दें कि भैया मुझे डिटेल भेजो, मुझे इसमें आरए बनना है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं सब के साथ मैं अपना आज का जो है वक्तव्य को आज यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। आपको अगर प्रश्न हो तो ले सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज करे, आप लिख के पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो ऑन कर ले अपना, जिनको भी क्वेश्चन पूछना हो। 10 मिनट के लिए है क्वेश्चन आंसर सेशन। कोई भी हो हैंड रेज कर ले तो उसका वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन कर देंगे हम लोग। अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू सीए, सुधांशु मार्तंड जी ने पूछा है सर। हाँ, न्यू सीएस की अपॉर्चुनिटी सारी यही है ना। देखिए, आप कंसल्टेशन टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना है ना, शेयर्ड सीएफओ, आप सीएफओ सर्विसेज देना या कंसल्टेंट अपॉइंट होना है ना, पिटीशन फाइलिंग है ना, ऐसे रिकवरी के केसेस पे काम करना। कुछ प्रोफेशनल सिर्फ और सिर्फ रिकवरी पे काम कर रहे हैं कि वो आईबीसी कानून और दूसरे कानून में है ना, इनमें काम करते हैं, नेगोशिएबल पे काम करते हैं, और सिर्फ पिटीशन फाइलिंग पे और इस तरीके से कलेक्शन मेजर्स पे काम करते हैं और अच्छी अर्निंग करते हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट करना और वैल्यूएशन करना, ये सब अपॉर्चुनिटीज है जहां यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं और एस्टेब्लिश आसानी से हो सकते हैं। सर एक मेरा हाँ बोलिए हल्द्वानी साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कंपनी है जो इंसॉल्वेंसी में जा रही है, अगर उसके कुछ क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्या उनको अमाउंट बेस या ड्यू बेसिस पे देखा जाएगा कि वो अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करें, या कोई डिसएग्री होता है तो वो दूसरी कोई ऑप्शन में या किसी कोर्ट में जा सकता है, या सबको एग्री होना जरूरी है उसमें, जिसमें एक सिंगल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? देखिए, क्रेडिटर्स, हर क्रेडिटर्स अलग अलग एआर अपॉइंट नहीं करेगा। ओके, इट इज ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनका एक एआर बनेगा, चाहे 6 बैंक से अलग अलग लोन हो। आपने किसी से टर्म लोन ले रखा है, किसी से सीसी ले रखी है, तो सारे बैंकों का एक एआर बनेगा। अब आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का एक एआर बनेगा। और ऐसे ही अगर आप सपोज रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, होम बायर्स का एक प्रोजेक्ट बनेगा। अगर आपके डिवेंचर हैं या इस तरह के अलग डेट प्रोडक्ट्स हैं तो उनके अलग एआर बनेगा। ठीक है, और वो वोटिंग से डिसाइड होता है। कैसे अपॉइंट होता है कि जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होता है, वो फॉर्म ए में एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि भैया ये कंपनी, दिस कंपनी हैज कम इनटू इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, काइंडली फाइल योर क्लेम इन फॉर्म बी, सी, CA, D, E, F, जिसमें एम्प्लॉइज भी होते हैं, है ना, ऑपरेशनल पास्ट एम्प्लॉइज भी होते हैं। ये सब लोगों को क्लेम फाइल करने होते हैं। उसमें एक कॉलम होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के केस में, जहां आपको नाम लिखना होता है। और मैं जैसे मैंने ऐड दिया तो मैं 3 एआर का नाम अपनी चॉइस से रखूंगा। मैं उन तीनों में से हर क्लेमेंट को, हर फाइनेंशियल क्रेडिटर को एक नाम डालना है। जैसे एक जगह आप हैं, एक जगह सुधांशु जी हैं, एक जगह अपने रघु साहब हैं, 3 क्रेडिटर हैं, सपोज 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो आपने किसी का नाम डाला, इन्होंने किसी का डाला, या आपने बोर्ड दिया कि मेरे हिसाब से इसको एआर होना चाहिए। जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू ज्यादा है उतने उसके वोट माने जाएंगे। वोटिंग पर्सन वाइज नहीं होगी, वोटिंग वॉल्यूम से होगी। 1 करोड़ को 1 करोड़ का वोट मिलेगा और 50 लाख को 1 करोड़ का आधा वोट राइट मिलेगा। तो जिसका सबसे ज्यादा वोटिंग होगा उस क्लास में वो एआर अपॉइंट होगा। ठीक है जी जी। और अगर सर जो बाकी के क्रेडिटर्स हैं जो वोटिंग में नहीं आते, अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो फिर कंडीशन क्या बनेगी सर? सर बता रहा हूं, हाई कोर्ट कोई जा ही नहीं सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए जैसे ही इंसॉल्वेंसी लगती है, कंपनी पर सेक्शन 13 में मोराटोरियम लग जाता है। मोराटोरियम का मतलब यह है साथियों कि अब इस कंपनी पर
देश की किसी भी अदालत में, किसी भी अथॉरिटी में कोई भी केस फाइल नहीं होगा। किसी भी कानून के तहत किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, है ना, कोई केस फाइल नहीं होगा। जैसे रेरा में भी केस फाइल नहीं होगा, जैसे ये है ना अथॉरिटी, जैसे एनसीएलटी एक अथॉरिटी, रेरा अथॉरिटी है, रेरा में फाइल नहीं होगा, एनसीडीआरसी में भी फाइल नहीं होगा। कोई भी केस इंसॉल्वेंसी के ऑर्डर के बाद फाइल नहीं होंगे। अगर जिनके पहले से चल रहे हैं वो केसेस स्टे हो जाएंगे। ओके। यानी वहां आप आरपी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि साहब हमारा यहाँ पे केस चल रहा है, अब चूंकि कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ गई है, कृपया इस ऑर्डर को रोक दीजिए, तो वो एज इट इज स्टे हो जाएगा। अगर कोई कोर्ट, कोई अथॉरिटी कोई ऑर्डर दे चुकी है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको कंप्लीट रिलैक्स है, आप हाई कोर्ट कोई जा ही नहीं सकते। जो क्लेम फाइल नहीं करेगा अंत में उसको क्रेडिटर माना ही नहीं जाएगा। यानी कि आपको क्लेम फाइल करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्लियर है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है जी। अगर किसी को मेरे से कुछ पूछना होगा तो डायरेक्टली पूछ सकता है। आप सभी का स्वागत है। ठीक है सर। सर विनीत शर्मा जी हैंड रेज हुआ है। हाँ सर, एक छोटा सा सवाल नहीं सर, जानकारी कहूंगा इसे। सर एक इम्पोर्टेंट इशू आपने बताया कि भाई ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे ज्यादा रहती है, तो उसके लिए कुछ बताएं सर, कैसे करें, उसमें आगे बढ़े कैसे ड्राफ्टिंग को लेकर के। देखिए, सच्चाई तो ये है, किसी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील से आप मिलिए, उनसे अपनी बताइए कि मुझे सीखना है, मैं आपके यहाँ थोड़े दिन ट्रेनिंग लेने आ जाऊं क्या। ये सबसे सिंपल तरीका है। देखिए, आप विनय के साथ सीनियर को सम्मान देते हुए उनसे सीखने के हृदय से आएंगे तो ना कोई लॉयर मना करेंगे आपसे, ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मना करेंगे। ठीक है ना। आप अगर कहेंगे कि भाई मुझे ये फाइल करने जरा मेरे को ड्राफ्टिंग की कॉपी दे दो, सॉफ्ट कॉपी दे दो, तो भाई साहब आप मुश्किल में रहेंगे। आप केस कितनी आसानी से जीत पाएंगे कोई नहीं कह सकता। आप सीखने के हिसाब से थोड़ा टाइम लगाइए ना कि सर मैं रोज 2 घंटे 1 महीना आना चाहता हूं आपके यहाँ, इस तरह की बात करिए। या 1-2 क्लाइंट लेके जाइए, सर आप इनकी फाइल करिए और मुझे भी सिखाइए। आप समझ गए ना मेरी बात को? बिल्कुल समझ गया सर। बस ये एक प्रोफेशनल बात है। जैसे आप अपने आप आगे से सीखेंगे और नीचे वालों को सिखाएंगे। एक केस किसी को दे दीजिए और उनसे 6 केस समझ लीजिए, सारी समझ लीजिए। भाई आप भी तो ऐसे ही सीखे थे रिटर्न फाइल करना, और कैसे सीखे थे? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ के जाएंगे और आपका काम जरूर होगा, मेरा ऐसा उम्मीद है मेरी। ठीक है जी, बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। ठीक है साथियों, थैंक यू वेरी मच। लगता है सर अब किसी का कोई क्वेश्चन तो है नहीं जी। थैंक यू सर, आपने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, हर एक पॉइंट और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है, और मुझे आशा है कि सभी पार्टिसिपेंट आपको सुनकर पूरी तरीके से संतुष्ट हुए होंगे। थैंक यू फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एक्सीलेंट डेलिब्रेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं बुलाना चाहूँगा पटना ब्रांच के वाइस चेयरमैन से मुकुल जी को कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। मुकुल जी, आर यू अवेलेबल? अमित जी, अभी टाइम भी है। इससे पहले और ब्रांचों के वोट ऑफ थैंक्स से पहले और ब्रांचों के जो ऑफिसर्स बिहार रह गए उन्हें यदि कुछ शब्द कहने हो, ब्लेसिंग मैसेज, तो वो भी करवा दीजिए। यदि कुछ ब्रांचों के ऑफिस बिहार कुछ कहना चाहे तो अपॉर्चुनिटी हम पे 5 भी नहीं बजे अभी हम पे, यदि कोई ब्लेसिंग मैसेज किसी का आता तो वो भी प्लीज करा दीजिए, हम इनवाइट कर लीजिए आप। देखिए, वैसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा आपका। ये इस कोविड-19 का जो अच्छा एरिया है, जो उजला पक्ष है, जो अच्छी बात है, वो ये है कि हम जूम पर मीटिंग करना सीख गए हैं। हम टीम पर मीटिंग करना सीख रहे हैं, और सही मायनों में ये फ्यूचर है। ऑनलाइन एजुकेशन में ये फ्यूचर है। ये हमारे लिए एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम अपनी प्रोफेशनल नॉलेज भी मीटिंग्स के द्वारा दें।
क्लाइंट फोन करे, हम दौड़ते हुए पहुंच गए, हम इससे बचें। और जूम मीटिंग पर भी जो गाइडेंस दे रहे हैं वो भी फ्री ना दें। मेरे साथ के जो लॉयर्स हैं जो काम करते हैं, मैं आपको बता दूं, विनय जी तो परिचित हैं कई लोगों से, लॉयर्स जूम मीटिंग पर भी पहले एडवांस में फीस मंगा लेते हैं, तब एडवाइस देते हैं। तो जूम मीटिंग को मुफ्त ना समझिए, हमारा टाइम हमारी कीमत है, इसलिए उन सबसे पहले क्लाइंट से पैसे मंगाएं, उनकी एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो उनको पासवर्ड भेजें, ऐसा माइंडसेट बनाएं। आई मीन मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। हम प्रोफेशनल क्या होता है, जब हम पर्सनल रिलेशन जोड़ लेते हैं तो हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में पे नहीं करता वो आदमी कहीं भी। आपने बिल्कुल 100% ठीक कहा सर। जैसे हम प्रोफेशनल फीस लेंगे तो एक तो हमारा टाइम बर्बाद कम करेगा, एक हमारी ड्यू ऑनर भी आएगा। ये मैं सब प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने प्रोफेशन का समय की पूरी कीमत मानते हुए आप जितना पैसा उनसे वसूल करेंगे एक्चुअल में, उतना ही आपको वकील सीए साहब आपको ज्यादा कहेगा। जितना आप फ्री में करेंगे उतना ही आपको वो बार बार पूछेगा, जब पे मांगेंगे जब ही आपसे वो बदतमीजी करेगा। तो पे तो हमेशा प्रोफेशनल एटीट्यूड में सबसे पहले आप पे ले लें। मनीष जी ने बिल्कुल 100% ठीक कहा है, इससे मैं भी सहमत हो रहा हूँ। और एक और बात है सर, दिल्ली में एक और नया कल्चर है, जैसे विनय जी तो बिल्कुल मतलब दिल्ली से ही हैं, गाजियाबाद है। दिल्ली में ये कल्चर आ गया है कि हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मंथली फीस लेना शुरू कर दिया है। इसका क्या होता है, जैसे हमें किसी से 1 लाख रुपए फीस लेनी है, तो आप देखो बनारस में या गोरखपुर में 1 लाख रुपए देने में क्लाइंट की जान निकल जाएगी कि 1 लाख रुपए देने हैं। और अगर आप उससे कहिए कि भाई हमें ना 8,000 रुपए महीना चाहिए, तो अच्छा बस 8,000, चल कोई बात नहीं, तो पियोन के पैसे होते हैं, कोई बात। आप समझ रहे हैं ना। तो अपनी फीस को अगर आप मंथली मांगने लगेंगे ना तो उसको महसूस नहीं होगा। होता है कि कई बार हमने मेहनत कर ली, कुछ काम हुआ नहीं, कई बार ऑडिट हमसे चली गई, कहीं और चली गई, हमने पूरा साल मेहनत करी और मिला कुछ है नहीं। और अगर आप मंथली लेते रहेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। और अब हमारी देखिए मैन पावर कॉस्ट बढ़ रही है लगातार, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है सब बढ़ रही है, तो मंथली फीस लेना इज ए वेरी गुड आइडिया। विनय जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है सर, एग्री 100%। क्योंकि जितने हम पैसे चार्जेस लेते हैं उतनी प्रोफेशनल वैल्यू बनती है। आप किसी का केस करा दीजिए, उसका केस बिगड़ जाए तो ये नहीं कहता कि मेरे मारे केस बिगड़ा है, वो कहता है कि वकील साहब के मारे, विनय मित्तल उनके मारे केस बिगड़ा है। जब वो केस ओके हो जाता है, शुरू में वो परेशान करता है कि पैसे ज्यादा ले लिए हैं, निशांत भाई का बहुत बहुत स्वागत है। तो बाद में लेकिन वो कहता है कि बाद में वो कहता है कि मेरा केस मुकुल जी ने करा दिया, मेरा केस निशांत जी ने करा दिया, मेरा केस मनीष जी ने करा दिया, एच.डी. रघु साहब ने करा दिया। वो बाद में तारीफ करता है। लेकिन यदि केस बिगड़ जाए, गलती भी उसी की है, लेकिन 25 जगह ही कहता कि मेरा केस उस वकील साहब ने बिगड़वा दिया, उस सीए साहब ने बिगड़वा दिया। इसलिए पैसे तो पहले ले लिए जाए, पहले पैसे चार्जेस, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं पहले पैसे फिटअप कर देते हैं, वो सबसे बेटर तरीका है। इन मीटिंग का पर्पस भी यही है कि हम आपस में, ये देखिए ये सेमिनार्स नहीं है, ये किसी ब्रांच चेयरमैन की मीटिंग नहीं है, ये हमारी आपस में गेट टूगेदर है। और इसमें हमारी नंबर ज्यादा जैसे ब्रांच चेयरमैन ने कोई मैसेज दिया तो पार्टिसिपेंट की जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करे इस मीटिंग्स में। आज ब्रांच चेयरमैन बेचारा अपना पूरा 100% लगा देता है, 10 बार मेल भेजता है, तब जाके ज्वाइनिंग आ पाती है सर। अब मैं भी उस दौर से निकल चुका हूँ, सब निकल चुके हैं उस दौर से। अब देखिए, जो मेरे से 2 साल छोटा लॉयर है, जिसको मैंने 2 बड़े काम दे रखे हैं, मंथली रेम्यूनरेशन दे रखा है, उसको मैं एक तीसरे केस में एक हियरिंग के लिए ले गया जिसने आधा घंटा लगाया, और साहब उन्होंने मुझे शाम होते होते 25,000 रुपए का बिल भेज दिया। और ऐसी सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जाने कितनी करता है सर। इससे रॉयल प्रोफेशन नहीं है कोई भी। यदि हम अपनी कीमत समझ लें तो इससे रॉयल प्रोफेशन नहीं है। हमें नोट गिनने वाली मशीन भी घर में रखनी पड़ेगी, हम प्रॉपर फीस ले पाए ले लें। बिल्कुल ठीक है। हाँ, निशांत मतीन जी हैं, उन्होंने रेज हैंड नहीं रेज हैंड किया। तो मैंने सर की उस बात पे कि जो सर ने कहा कि मंथली फीस ले लें, मंथली फीस लेने पे एक आध जगह ऐसा इंस्टेंस आया कि क्लाइंट ने समझ लिया कि तुम्हारा पेड एम्प्लॉय, तो वो कांसेप्ट ही बड़ा मुश्किल। नहीं तो आप नहीं सर, इसका मतलब क्या है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। देखिए सर, हमें ना ये समझना पड़ेगा निशांत जी कि हमें इसको बताना पड़ेगा ना। आप वो काम भी लेते हैं, मेरी बात सुनिए, आप वो काम भी करते चलिए और अपनी फीस बढ़ाते चलिए, 8,000 की जगह 12,000 कर दीजिए। आप बात समझ लीजिए ना। नहीं ठीक है सर, वो माइंडसेट तो है ही है, स्कोप ऑफ वर्क रहता है अपनी जगह, सब सही है। ये तो देखो, ये तो अच्छा है कि वो आपको डिफरेंट आया था लोगों का। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये अच्छा है कि वो आपको एम्प्लॉय समझने लगे। आप अपनी फीस बढ़ा दो कि सब देखो मैं तो ये सारे काम करता हूं, अब मेरी फीस इस बार से महीने की 18,000 रुपए हो गई, तो बस आपके पैसे ज्यादा हो गए।
भाई हमें अल्टीमेटली क्लाइंट को प्यार से पुश करके फीस निकाल लेनी है, ये हमारा एंडेवर होना चाहिए। सीए प्रोफेशन इस मामले में बहुत पीछे है। और आप यकीन माने पिछले 1 साल से मैंने किसी भी मामले में बिना एडवांस फीस लिए कोई सर्विस नहीं दी है किसी को भी। तो उससे मुझे ये फीलिंग आई है कि ऐसा भी धीरे धीरे करना संभव है। जो हमारे देखिए जिनसे अच्छे रिलेशन हो गए वो 2-3 साल फीस नहीं देते, पर अच्छे रिलेशन में कोई एडवांस फीस देने को तैयार नहीं है। विनय जी, आप मेरी बात मानते हैं? 100%। 100% सर, 100%। मैंने सभी मानते हैं। हाँ, कि अच्छे रिलेशन में 3 साल हो जाएंगे, अरे तुम्हें क्या जरूरत है पैसे की? हमें जरूरत है, हमारे बेटे की शादी है, लेकिन उसको हमारी पुरानी फीस देने में भी तकलीफ होगी, इसलिए मंथली फीस लेना इज सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। मनीष जी, जब 2 तक हमारी फीस नहीं आती तो क्लाइंट झगड़ा भी कर लेता, फिर ज्यादा फीस हो गई तो। हाँ, और इसमें एक और बात कहना चाहूंगा भाई साहब, आपको ध्यान में रखते हुए, आपने खूब दान दक्षिणा की है, क्लाइंट को हम एक फैसिलिटी देना बंद कर दें कि मैं अपने पैसे से तुम्हारा टैक्स नहीं भरूंगा, अपने पैसे से आपका जीएसटी और आरओसी फीस नहीं भरूंगा। ये हम लोग बहुत गलत करते हैं। मैंने वकीलों को देखा, जब तक टेबल पे पैसे नहीं आ जाएंगे वो 2000 का भी फीस नहीं भरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, मैं गलत नहीं करा? वकीलों और हमारे प्रोफेशन में अंतर पाएंगे। आप कचहरी में जाइए, चाहे वो उसका खाली बैठा रहेगा। कुशवा जी 1 मिनट में लाइव बंद कर देता हूँ यूट्यूब पे, प्लीज। हाँ, यूट्यूब पे लाइव बंद कर दूं पहले। आप हम दूसरे मैटर पे आ गए।